इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक ए मूवी है ना। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप ये जो फ्री कोर्स का सेक्शन है यहाँ पे जाकर एसएससी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हनुमान सीरीज के अंदर आपको जो है इसी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और इसके अलावा अगर किसी को भी पेड कोर्स लेना हो तो वो ले सकता है, ये कोई कंपल्शन नहीं, आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब जो है हम शुरुआत करने वाले हैं कंप्लीट मराठा एम्पायर के बारे में। सब लोग आज लाइव, और जिसके भी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां तुम्हें जीवन में पता नहीं कितने कष्ट हो गए हैं, वो सबका निवारण करेंगे आखिरी में। ठीक है, अभी फालतू जो भी बकबक करेगा उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। तो आखिर में जो है आपसे बात करेंगे। अभी कहानी पे हम ध्यान देते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आप देखिए कि जब हम मराठास के बारे में बात करते हैं तो मराठास का जो पूरा रूट्स है वो कहां से जुड़े हुए हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो ये सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी से एक तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अल्टीमेटली ये भी अगर इनके पूर्वजों की तरफ आप जाके देखेंगे तो वो भी राजपूत है, कहीं ना कहीं आगे चल के वो दक्कन में शिफ्ट हो गए। और वहां से क्या हो गया भाई इसको, तो वहां से हमें जो है देखने को मिलता है कि नीचे जाके दक्कन के एरिया में जाके जो मराठा एम्पायर में बनता दिखेगा। इसके अलावा आप देखिए ये लाइनें पूरी चलती रहेगी। भोसले डायनेस्टी यहां से शुरू होगी, हमें उसी के बारे में जानना है ना। तो यहां पे जो है मालूजी भोसले हैं, और उसके बाद जो है नीचे चल के आप देखेंगे कि इसी लाइनें में जो मेन पर्सनालिटी निकल जाएंगे वो शिवाजी महाराज निकल जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि जो इनके पिताजी हैं शाहजी भोसले, उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की, वो एक सामंत ही रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली शिवाजी महाराज ने जो है पूरे एम्पायर की शुरुआत की। बेसिकली फादर जो है यही माना जाएगा, फादर ऑफ हिंदुत्व अगर हम मराठा एम्पायर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली भगवान लहराने वाला काम जो है मेन जो है वो शिवाजी महाराज ने यहां पे किया है। ये हमें देखना है इसके अंदर। ये एक सेकंड बस, ये लड़का नहीं सुधरेगा है ना। इसको मैंने अभी बताया कि आखिर में तुम्हारी दिक्कतें सुन लूंगा, इसको अभी के लिए शांत कराते हैं ना। इसके साथ मुझे औरंगजेब बनना पड़ेगा, तो हटेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर जो है हमें जो शिवाजी महाराज का अगर मैं टाइम देखता हूं तो जब ये राजा बने 1674 से 1680 के अराउंड का ये पूरा टाइम पीरियड है इनका। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा मराठा एम्पायर का देखेंगे तो सारी लाइनें इस तरीके से चलती है। अभी मैं एक लाइनें आपको बता देता हूं, उसके बाद कहानी पे जंप करेंगे। पहले पूरी कहानी को समझ लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ कहानी जानने में इंटरेस्ट होता है, वो कहानी सुन लेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए कि ये पूरी लाइनें आप देख रहे हैं। अगर मैं शिवाजी महाराज को देखता हूं तो इनकी दो वाइफ है, एक है साईबाई और दूसरी है सोयराबाई। ठीक है भाई, अब जो साईबाई है वो आप समझो कि बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्हीं से ही इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिनका नाम है संभाजी महाराज। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको तो ये जो संभाजी महाराज है, इनके भी अगर मैं फर्दर आगे लाइनें देखता हूं तो इनके एक पुत्र सावन, ठीक है, या शाहू महाराज आप कह लो, जिन औरंगजेब क्या करता है वो सब की भी बात करेंगे। बट कुल मिले अगर हम देखें तो ये शाहू वो सबकी भी करेंगे। बट कुल मिलाकर हम देखें तो ये शाहू महाराज के बेटे वो संभाजी और येसुबाई के बेटे हैं। अभी जो मूवी है उसके अंदर भी आपने देखा होगा, वो रश्मिका मंदाना को यही येसुबाई बना रखा है उसके अंदर, और जो संभाजी है ना वो विकी कौशल को संभाजी बना रखा है। तो ये जो है इन दोनों के बेटे जो है शाहू बन है। तो आपने देखा होगा मूवी में कि जब वो गुड न्यूज़ सुनाती है ना विकी कौशल को, तो वो वाला सीन आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए अगर मैं दूसरी लाइनेज में जाता हूं तो वहां पे कौन है, सोयराबाई है। अब यही सोयराबाई देखिए है जो बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करती है, किसके संभाजी महाराज के अगेंस्ट करती है। तो इनका जो अल्टीमेटली है यहां से जो एक बेटा निकल के आ रहा है वो कौन है, रामराजे। ठीक है, या राजा राम बन कह लीजिए या रामराजे कह लीजिए। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि संभाजी महाराज की शहादत के बाद जो है कौन बैठता है, रामराजे ही बैठते हैं। और आपने देखा होगा वो रश्मिका मंदाना जो है ना, जिसको आप येसुबाई बोल रहे हैं, कई लोग को येसुबाई से शायद समझ में आए। तो वो जो है मूवी का एक सीन में याद करवा रहा हूं, तो एंड में बिल्कुल आखिर में मूवी में जो है एक बच्चे को जो है सिंहासन पे बिठाती है। तो ये वही वाले रामराज है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर रखा गया, और वो क्यों रखा गया वो आप शायद ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जितने भी लोग हैं। तो ये जो है शिवाजी महाराज की लाइन से निकलते हैं, दो बच्चे हैं, उनका पूरा हमने देखा। और फिर यहाँ पे जो है अल्टीमेटली शाहू वन तक आप जाएंगे। फिर यहाँ शाहू वन से आगे जब हम चलते हैं तो उससे पहले मैं इधर बताता हूँ कि ये जो राजाराम है इनके साथ जो है आप देखो कि संभाजी महाराज ने अपने सबसे बेस्ट जनरल जो कि कौन थे, हम्बीराव मोहिते थे। ठीक है, तो इनको जो है रिक्वेस्ट किया था कि अपनी डॉटर की शादी जो है रामराजे से करवा दी जाए। तो वो जो ताराबाई है वो बेसिकली हम्बीराजे मोहिते की डॉटर है। अगर आपने देखा होगा तो वो मूवी के अंदर भी आपने देखा होगा, तो संभाजी महाराज के बिल्कुल साथ कदम से कदम मिला के जो शंभू बोला करते थे ना, तो वो जो है यही है, हम्बीराव मोहिते ही है मूवी के अंदर। और इनकी बेटी ताराबाई और रामराजे की जो है शादी हो जाती है। और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं तो ताराबाई जो है ये भी एक कुशल नेतृत्व वाली लेडी रही है। आगे चल के हम देखेंगे तो ये पूरा लगभग नहीं ताराबाई ही संभालेंगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो है चीजें सेटल डाउन नहीं रहेंगी, क्योंकि जो शाहू वन है उनको औरंगजेब पकड़ लेगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा केओस बन जाएगा, जिसको जो है हैंडल करने का मेन काम जो करने वाली है वो ताराबाई करने वाली है। अल्टीमेटली जो रामराजे हैं वो आप देखेंगे 1689 से 1700 के बीच के आसपास के टाइम पे रहे हैं, और जो ताराबाई है वो 1700 से 1707 के आसपास। ये मैं आपको इनके राज करने का टाइम पीरियड बता रहा हूं। ठीक है, तो ताराबाई ने बेसिकली एक रिएजेंट के तौर पे काम किया है। फिर आगे चल के बहुत बसर मचेगी। वो बसर किस तरीके की मस्ती है, अभी मैं कहानी में शिवाजी महाराज और संभाजी की कहानी पे वापस आऊंगा। अभी मैं बस एक लाइनें पूरी क्लियर कर रहा हूं ताकि कहानी आपके माइंड में क्लियर है कि है कौन कैरेक्टर। नहीं तो कैरेक्टर नहीं बताऊंगा तो कहानी भी समझ में नहीं आएगी। तो अब आप देखिए कि जो ताराबाई है बेसिकली अगर मैं बोलता हूं कि हम्बीराव मोहितो की जो है डॉटर है, तो ये हम्बीराव मोहिते जो है कोल्हापुर की बेसिकली इनकी फ्यूडेटरी है, कोल्हापुर से थे। ठीक है, कोल्हापुर से। अब जो कोल्हापुर से ही है तो ऑब्वियसली बात है ताराबाई का जो बेसिकली मेजर अथॉरिटी रहेगी वो कोल्हापुर वाली साइड में रहेगी, ये हमें क्लियर है। और जो आप देखिए कि इन दोनों का बेटा है रामराजे और ताराबाई का, उसका नाम होता है शिवाजी 2 रखते हैं ये लोग। ठीक है, और ये शिवाजी 2 को जो राजा बनाते हैं कोल्हापुर में ही राजा बनाते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा एरिया तारा वाला एरिया और कोल्हापुर वाला एरिया जो है लगभग वो किसके इन्फ्लुएंस में है, ताराबाई के इन्फ्लुएंस में, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट कहां पे पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट इनका जो पैदा हो रहा है ताराबाई का, क्योंकि ये एक रीजन के तौर पे काम कर रही है और यही सारे का सारा राजपाट चला रही है। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट इधर पेशवाओं से चल रहा है। ठीक है, इधर पेशवा का आप देखिए कि भट्ट डायनेस्टी से सारे पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर है ना। तो जो सबसे पहले मतलब बालाजी विश्वनाथ बनते हैं 1713 से 1720 के बीच में। फिर उनके बेटे हुए बाजीराव। फिर ये बाजीराव वही है जो बाजीराव मस्तानी वाली मूवी देखी ना, वही वाले हैं। इसके अलावा फिर बाजीराव के बेटे जो है बालाजी राव और रघुनाथ राव। अब ये रघुनाथ राव जो है उस टाइम पे अंग्रेजों का साथ देंगे, वो सब कहानी होगी है ना, मराठा को हरवाएंगे। वो एक काम जो है रघुनाथ राव जो घर का विधि रंग का वाला काम करेंगे। और इस तरफ जो है जो बालाजी राव है, आप समझना कि ये इनको आप रिलेट कर सकते हो, जो अब्दाली का वॉर हुआ था ना मराठा के साथ, तो इन्होंने ही एक तरह से 1761 तक ये रहे। देखिए, और अब्दाली के वॉर के बाद ये डेथ होती है, तो वहां से आप कोरिलेट को कर पाएंगे, यही सबको आगे भेज रहे हैं। किसको भेजते हैं उस पूरे बैटल में, तो ये भेजते हैं इनका भतीजा है सदाशिव राव, आप देखिए इस तरफ है वो। और साथ में आप देखिए कि एक बंदे को भेजते हैं ना, विश्वास राव को भेजते हैं जो इनके बेटे हैं। तो वो यहाँ पे नहीं लाइन में, क्योंकि वो कभी नहीं बने होंगे कुछ हायर पोस्ट पे, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको नहीं रखा गया। बट आप क्लियर रखना यहाँ से कि ये दोनों की डेथ हो जाती है, सदाशिव राव और विश्वास राव जो है वहां पे अब्दाली जो है किल कर रहा है पानीपत के बैटल में, और उसी के साथ में जो है बालाजी राव की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो फिर जो है नीचे बहुत सारा क्लेश बच जाएगा इधर पेशवाओं के बीच में भी कि कौन राजा बनेगा, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली जो है इनके टाइम पे ना बालाजी राव के टाइम पे लगभग आप देखो कि जो महाराज की पोस्ट है ना, छत्रपति की पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल रह गई थी, जैसे आज की डेट में प्रेसिडेंट की रहती है और चलाता प्राइम मिनिस्टर की। तो सेम यहाँ पे भी है कि ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे ज्यादा पावर होती थी। लेकिन अब आप देखो कि अब जो मैं कहानी आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि ये मैंने क्यों बताई है, जो ताराबाई है वो एक रीजेंट के तौर पे काम कर रही है, जबकि आप देखिए कि यहाँ पे बालाजी राव जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा यहाँ पे दोनों के बीच में जो है पैदा हो रहा है। अब ये जो है आप देखो कि क्या करते हैं बालाजी राव, ये कोशिश करेंगे कि सारी पावर जो है ताराबाई से लेके पेशवा के हाथ में आए। लेकिन वहां पे देखो कि जो मुगल एम्पायर के लोग हैं वो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है शाहू महाराज को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, इस कंडीशन में छोड़ते हैं कि भैया जाके तुम अपने थ्रोन को क्लेम करोगे। ये नहीं कि तुम जाके वहां पे बैठ जाओगे, तुम वहां पे जाके बोलोगे कि ये सियासत मेरा है, इसी कंडीशन पर शाहू ये काम करते हैं। अगर वो क्लेम करते हैं सियासत को, और अगर देखा जाए ब्लड लाइन के हिसाब से तो शाहू का जो मेन रोल है वो कहीं बेहतर है एज कंपेयर टू इस तरफ वालों के, क्योंकि इन्होंने तो कुछ अभी खास किया भी नहीं है, जबकि शाहू
शाहू ने जो है कहीं बेहतर, क्योंकि इनके फादर जो है उन्होंने तो लगभग आप देखिए पूरे मराठा एम्पायर को कंपाइल किया और कई लोग को हराया है ना, और शहादत भी दी। तो यहाँ पे जो है लोगों को, इन सब लोगों को लग रहा है कि हाँ इनका क्लेम जो है जेन्युइन है, इनको हम राजा मान सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये राजा घोषित कर दिए जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत टाइम में हम देखते हैं कि आगे दोनों ताराबाई और शाहू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, और जो ताराबाई है वो इवन क्या करती है कि अपने ही उस तरफ, यानी कि आप देखिए सतारा और जो कोल्हापुर है वहाँ पे एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करती है कि हाँ आज से राज सियासत नहीं है, हम जो है सारे फैसले लेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली शाहू के साथ जो बहुत कलेश का मसला है ना, तो बहुत घमासान होता है, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे खूब होता है। और जब आप देखेंगे शाहू वन का जो आखिरी का टाइम है राज करने का, लगभग आखिरी के ईयर्स है, तो उसमें क्या होता है, जो बालाजी राव है ना, ये चाह रहे हैं कि भैया सारी की सारी जो पावर शिफ्ट है ना वो सतारा और आपका जो कोल्हापुर से है कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, पुणे में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर पुणे में वो शिफ्ट हो जाती है पावर, तो वहाँ पे जो है ताराबाई का बिल्कुल भी कोई ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। और अगर राजपाट जैसे हम बोलते हैं कैपिटल की बात करते हैं, दिल्ली को ही अगर हम मुंबई में शिफ्ट कर दें, कहीं और शिफ्ट कर दें, तो वैसी बात है देश वहाँ से चलने लग जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी होगी, ये कह रहे हैं कि भैया पुणे से चलाते हैं सारे का सारा। तो ये जो खेल मसला है यहाँ पे भी दोनों के बीच में जो है असर नजर जाती है। तो यानी कि ये बार-बार जो है क्लैशेस यहाँ पे हमें अल्टीमेटली देखने को मिलते हैं, लेकिन ताराबाई की कोई ज्यादा यहाँ पे चल नहीं पाती है। बेशक से कुशल नेतृत्व वाली लेडी थी, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली जो है ये लोग जो है शाहू महाराज को एक्सेप्ट करते हैं, और शाहू महाराज की बात तो ये लगभग आप समझो कि पेशवाओं का ही राज हो गया था पूरे मराठा एम्पायर में। यानी छत्रपति का तो काम ही तमाम कर दिया, और यहाँ पे सारा का सारा सियासत इसके लिए बैठ गया पेशवाओं के लिए। देखो मतलब कि शहादत तो कौन देगा और यहाँ पे राजपाट कौन चला रहे हैं, तो आपको बड़ी फनी भी लगेगी ये चीज और अजीब भी लगेगी, बट एनीवेज उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये तरीका है। और अगर आप यहाँ पे पूरे राजपाट में देखेंगे तो जो अलग-अलग डायनेस्टी गायकवाड़ शिंदे है ना, तो कोल्हापुर वाले, सतारा वाले, तो ये इनमें जब आप नीचे जाएंगे, जैसे आप देखिए कि बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे, जैसे ग्वालियर की सिद्धियां है, तो वो भी जो है मराठा ही है एक तरह से। और अगर मैं होलकर की बात करता हूँ, अहिल्याबाई होलकर जो है वो पूरे इंदौर वाले एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो वो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो है ये सारा का सारा कहानी है। अब मैं थोड़ी विस्तार में लेके चलता हूँ कहानी को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। आप देखिए कि टाइम है अभी औरंगजेब का, है ना, और औरंगजेब के टाइम में आप देखो कि मोटा-मोटा जो शिवाजी महाराज हैं वो बगावत कर रहे हैं, ठीक है। और उनके जो फादर हैं वो तो एक तरह से फ्यूडेटरी ही हैं बीजापुर वाले, तो उनका तो कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन जो क्वालिटीज है ना वो सारी की सारी चीजें किसने भरी है, जीजाबाई जो की माता जी हैं शिवाजी महाराज की, उन्होंने उनके अंदर जो पूरी फुल फ्लैश एक राजा वाली क्वालिटी है ना, मॉरल वैल्यू सब चीजें भर रखी हैं। अब जो शिवाजी महाराज है इनका एक ही सपना है कि ये देख रहे हैं आम जनता के बीच में चल के भैया वहां पे जो है चीजें उस हिसाब से नहीं है और बेहतर हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हमेशा जो है लोगों को एक स्वराज वाले जो प्रेरणा है वो देने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने एक, आप सोचो कि मुगल एम्पायर में से ही पूरा पूरा एम्पायर कार्व आउट भी किया है, अगर हम देखें तो मोटा-मोटा, जो कि अपने आप में एक मुगल अथॉरिटी को चैलेंज देने वाली बात थी। हालांकि औरंगजेब ने बहुत बार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आए थे उसके। और एक बार जो है आप देखिए जो रायगढ़ वाला किला है, ठीक है, जो रायगढ़ वाला किला है आप देखिए कि वहां पे जो है बहुत ज्यादा मुगल फौज ने एक तरह से घेर लिया था, और उस केस में जो है इनको अपने बहुत सारे किले गंवाने पड़े थे ना, 30-32 किले गंवाने पड़े थे, तो जिस वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो आप अगर आपने याद हो, आपने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन वाली, है ना, तो तानाजी मालुसरे वाली, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली में औरंगजेब ने सारे किले ले तो लिए, मैक्सिमम किले ले लिए थे, लेकिन वापस से उनको हासिल करने का काम भी जो है शिवाजी महाराज ने किया था। और वो जो एक किला है ना तानाजी मालुसरे जो जीते हैं उदय खान को हरा के, वो भी इसी मुहिम का पार्ट होता है, ठीक है। तो वो मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आपको रिलेट कर दूंगा कि वो किले वापस भी लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं, बट मैक्सिमम जो है आप समझो कि 70% के आसपास किले वापस भी हासिल कर लिए जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कि जब औरंगजेब जो है यहाँ पे बहुत सारे किले अपने अंडर कर रहा है इनके, तो एक कंडीशन भी रख रहा है कि शिवाजी महाराज जो है मेरे कोर्ट में आएंगे और मैं इनसे बात करूंगा, है ना, एक तरह से। तो यानी डील होनी है वहां पे कोर्ट के अंदर। अब जो शिवाजी महाराज है ये प्लस जो संभाजी है वो, ये दोनों ही जो है वहां पे कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अब हो सकता है देखो औरंगजेब इगोइस्टिक इंसान है, वो चाहेगा यही कि भैया मैं ही सबसे टॉप क्वालिटी का हूं, जिंदा पीर खुद को बोल रहा है, तो यही चाहेगा कि भैया किसी भी तरीके से झुका दिया जाए। अब हो सकता है उसमें ये कंडीशन बनी हो कि ये उसकी जो अथॉरिटी स्वीकार कर, लेकिन नहीं कर रहे थे, तो इन दोनों को ही कैद कर लिया जाता है, क्योंकि उनको बहुत ह्यूमिलेट करता है, उल्टा-पुल्टा बोलता है। तो दोनों ही उनकी बात, जो औरंगजेब साहब की बात नहीं सुनते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वहां से, लेकिन अल्टीमेटली औरंगजेब आपको पता औरंगजेब है, तो वो इनको दोनों को कैद करवा लेता है। अब कैद करवा के जो है रखता है, लेकिन वहां से भी एक एस्केप रूट जो शिवाजी महाराज तैयार करते हैं। बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूं चीजें, है ना, बट आपको ध्यान रहेगी सारी। तो दोनों जो है ना बाप बेटा दोनों जो है जो फल की बड़ी-बड़ी टोकरियां होती है ना, उनके अंदर छुप के वहां से किसी तरीके से बाहर निकलते हैं और दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में जाते हैं, ताकि दोनों का ही ऐसा पता न लगे, क्योंकि अल्टीमेटली औरंगजेब क्या बोलेगा कि भैया हर जगह पे यही डोर पाएगा कि कोई भी बाप बेटे जो जैसे दिखते हैं उनको मार कर दिया ना, या पकड़ के मेरे पास ले आओ, तो दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये समझना। और बाद में जो है एक औरंगजेब की आंखों में धूल झोंकने के लिए संभाजी महाराज का संस्कार भी करवाते हैं कि नहीं उनकी डेथ हो गई, ऐसा करके ना। तो ये जो है बहुत सारी चीजें जो है आई बोस्ट जो है औरंगजेब के लिए क्रिएट करवाया जाता है यहाँ पे, बट अल्टीमेटली दोनों जिंदा ही होते हैं। और ये लगभग घटना जो है ये 1665 के अराउंड से लेकर 66 तक की घटना में जो है आपको भी बता रहा हूं, है ना। तो ये पूरा पूरा हां रेलवे का भी इसमें तैयार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दिल्ली ही होगी, बीच में मुझे कुछ ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। अभी जो है दिल्ली की क्लासेस होंगी, डोंट वरी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि पूरा शिवाजी महाराज जो है कोशिश करते हैं संगठित करने की, और क्या चीज मांग रहे हैं, स्वराज मांग रहे हैं कि भैया हिंदवी राज्य जो है होना चाहिए। हम क्यों मुगल अथॉरिटी को जो है स्वीकार करें, क्यों इस्लाम को कबूल करें, अच्छी बात यहाँ पे ये चल रही है। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरा राजपाट चल रहा है। अब इसी ड्यूरेशन में जो है शिवाजी महाराज की यहाँ पे डेथ हो जाती है, और उनके बाद जो है फिर से एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, और इसको बोलते हैं होम सिविल वॉर, है ना, एक तरह से घरेलू लड़ाई आप कह सकते हो, सिविल वॉर कह सकते हो ना। तभी तो जैसे हमारे देश में होम मिनिस्टर बना जाता है, उनका क्या काम है कि देश के अंदर ही कुछ उत्पाद हो जाए तो उसको मैनेज करना, है ना। तो वही वाली चीज है कि यहाँ पे पूरा काम हो गया कि अंदर वालों के साथ लड़ाई होनी शुरू हो गई कि कौन बनेगा अगला राजा, और वो लड़ाई किसके बीच में हो रही है वो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। लड़ाई हो रही है सोयराबाई, है ना, सोयराबाई वाले और इधर शिवाजी महाराज वाली पूरी टीम, दो टीमें बट गई हैं यहाँ पे। और सिर्फ आप समझो कि ये सिर्फ एक राजा लोग नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व, यहाँ पे इनके जो नोबल्स है ना, मंत्री लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व है एक तरह से, है ना। तो उधर वाले जो लोग हैं वो उनको भड़का रहे हैं कि नहीं भैया आप राज सियासत का जो है दावा सेट कीजिए, इसको रामराज्य को बिठाइए, और उनको अल्टीमेटली क्या है वहां के लोगों को, वहां के नोबल्स को फायदा होगा कि राजा उनका होगा, और उसके थ्रू जो है पूरी कमांड को संभाल सकते हैं। रामराज्य कोई बहुत बच्चा ही तो था, अभी वो बहुत बड़ा थोड़ी था, जब संभाजी महाराज को अच्छा खासा हट्टे-कट्टे इंसान है यहाँ पे। तो यहाँ जो है अल्टीमेटली एक ऐसा अगेन से क्लेश शुरू होता है, जिसमें क्या होता है कि सोयराबाई जो है संभाजी महाराज को कैद भी करवा लेते हैं, बट वो समहाउ किसी तरीके से उस किले से बाहर आ जाते हैं। तो आकर जितने भी लोग हैं आप देखिए कि यहाँ पे भी बहुत सारा क्लेश अभी मच रहा है, तो आकर जो है सब लोगों को फिलहाल के लिए माफ कर दिया जाता है। हालांकि कुछ इतिहास में देखोगे तो ऐसा भी बोला गया कि नहीं सोयराबाई को फांसी की सजा दे दी थी, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा तो नहीं ही हुआ होगा। तो हम जो है थोड़ा सा उसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं ना, हर किसी का अपना रिव्यू होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है सोयराबाई और बाकी सब लोगों को इन्होंने संभाजी महाराज शुरू में तो माफ कर दिया था, लेकिन अब क्लेश कहां मचेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्लेश यहाँ पे मचेगा कि जो औरंगजेब है ना भाई साहब, औरंगजेब का ही एक लड़का है अकबर टू। आप देखो कि गद्दी पे संभाजी महाराज बैठ गए, घरेलू क्लेश को खत्म कर दिया है, उन सबको माफ कर दिया, सब नॉर्मल चल रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि औरंगजेब का जो लड़का है अकबर टू, वो कहीं ना कहीं आप देखो कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है मैं वो बता रहा हूं, वो कहीं ना कहीं जो है महत्वाकांक्षी है, वो चाहता है कि थ्रोन पे वो बैठे। हालांकि मैंने औरंगजेब के तीनों लड़कों के बारे में आप लोगों को बता रखा है पहले, है ना। तो हमने उसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर को कवर कर लिया था, जिसमें मुअज्जम जो है वो बन जाता है, जो काबुल के अंदर काबिज होता है औरंगजेब का बेटा। तो मुअज्जम जिसको बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, वो गद्दी पे बैठ जाता है। बट अभी मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं, मैं सीधा ये बताना चाह रहा हूं कि औरंगजेब का एक बेटा अकबर टू, मिर्जा अकबर कह लो, ये अकबर वो नहीं है, कहीं दूसरे वाला अकबर समझ लेना। तो ये अकबर टू गद्दी पे बैठना चाह रहा है। हालांकि औरंगजेब इसको जो है दक्कन की तरफ भेजता है कि दक्कन के जितने भी किले वगैरह हैं सब तुम फतेह करके आओ, लेकिन यहाँ पे जाके ये भाई अलग ही लेवल में चल रहा है, ये चाहता है कि ये राजा बन जाए, सीधी सी बात ये है ना। तो अब आप देखिए कि मुद्दा कहां से शुरू होता है। दूसरी तरफ देखो संभाजी
संभाजी महाराज कहाँ पे जा रहे हैं वो आप देखो कि इस तरफ जो है, अगर मैं मध्य भारत की बात करता हूँ, ये पूरा मध्य भारत है, ठीक है, इसी में जगह है, ये जो जगह दिख रही है रेड वाली, ये जगह का नाम है बुरहानपुर, ठीक है। अच्छा, बुरहानपुर और किस चीज के लिए फेमस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मुमताज महल है उसकी कब्र जो है सबसे पहले यही मुमताज महल बुरहानपुर में ही नीचे जमीन में दफनाया गया था और बहुत सुंदर बुरहानपुर को जो इन लोगों ने बनवाया हुआ था। अब देखो कि यहाँ इतने सुंदर शहर को तबाही में कौन बदलता है, आगे संभाजी महाराज आते हैं ना, ये जो है आगे पूरे बुरहानपुर पे कब्जा कर लेते हैं। और वही मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भैया जब बुरहानपुर पे कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद जो उधर बैठे दिल्ली में बैठा औरंगजेब है ना, आगरा या दिल्ली के एरिया में जो बैठा औरंगजेब है उसकी सनक रही है और वो उधर से भैया लाहौर लश्कर के साथ इस तरह आने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैं यहाँ पे आके जो है बदला लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे राजपाट में इस तरीके से कोई घुस के और इतनी बड़ी घुसपैठ कर जाए ना, तो वो अलग उसकी ईगो हट में, वो इगोइस्टिक इंसान है, वो एक अलग लेवल का है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अब वो भाई साहब यहाँ से निकला था लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो 10-15 साल तक वापस नहीं जा पाएगा। एक बार तो निकल गया 12 बिस्तर उठा के, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा, इतना आसान नहीं रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो जो है यहाँ से उठ के जो है बुरहानपुर की तरफ बढ़ने लग जाता है। मोटा-मोटा आप सोचो कि 8 लाख की फौज लेके 50,000 घुड़सवार लेके बहुत बड़ी सेना, बेसिकली ये एक तरीका है दर्शाने का कि बहुत बड़ा लाहौर लश्कर के साथ जो है इस तरफ आने की कोशिश करता है कि भैया अब यहाँ पे नकेल कसी जाएगी किसी भी तरीके से, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सोयराबाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है ना शिवाजी की सेकंड वाइफ एक तरह से, तो सोयराबाई जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सोयराबाई किसको संदेश भेज रही है, वो किसको संदेश भेजती है, अकबर टू को, ठीक है। वो अकबर टू को बोलती है कि भैया तुम ऐसा करो कि हमारे साथ आके मिल जाओ, हम जानते हैं कि तुम्हें राजा बनना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही हम इसको औरंगजेब को हरा देंगे तो तुम्हें वहां पे राजा बना देंगे, तुम्हें जहां हाथ रखना तुम्हारे लेना, तुम्हें वहीं राजा बना देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन राम राज्य गद्दी पे बैठना चाहिए किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे आप देखो कि जब ये इतना बड़ा, ये तो एक तरह से देशद्रोह वाली चीज होगी ना कि अपने घर के लोग भेदी करके बेदी लंका वाली बात होगी। तो यहाँ पे आप देखो जो अकबर टू है ना, वो ये खत किसी को आगे दे ही नहीं रहा है ना, औरंगजेब को तो दे ही नहीं रहा, उसको बता ही नहीं रहा क्योंकि वो खुद ही विरोध में चल रहा है, तो औरंगजेब को क्या पता इस बारे में, तो वो जो है ये सारी खत अपने पास रखे हुए अभी तक जवाब नहीं दे रहा उसके बारे में। और वो जो है किसको अप्रोच कर रहा है, संभाजी महाराज को अप्रोच करता है सीधा जाके, क्योंकि ऑब्वियस बात है इस टाइम पे छत्रपति कौन है, संभाजी महाराज है। तो इनको अप्रोच करके भैया बोलता है कि ऐसा है कि मैं आपके साथ जो है एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ और जो है मैं पूरा दिल्ली तक काबिज होना चाह रहा हूँ एक तरह से। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि संभाजी महाराज यहाँ पे क्यों अग्री करेंगे इस चीज के लिए, ये भी सोचने वाली बात है। देखो वहाँ पे जो औरंगजेब इतना तबाही मचाया हुआ है, बहुत परेशान किया हुआ है, उसको किसी न किसी तरीके से वहाँ पे खत्म कर दिया जाए और इस आदमी को अगर बिठा दिया जाए अकबर को, तो कहीं ना कहीं जो है एक गुड रिलेशन बन सकते हैं। तो ज्यादा बेसिकली नॉर्थ वाले लोग जो दक्कन पे ज्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, बेसिकली दक्कन के ऊपर प्रेशर को रिलीव करना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी संभाजी महाराज के पास भी है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे वो पहले तो अग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भरोसा नहीं है, किसी मुगल पे कैसे भरोसा कर लेगा, लेकिन भरोसे में लेने के लिए अकबर टू क्या है, सोयराबाई का संदेश दिखा देता है संभाजी महाराज को, ये देखो आपके तो घर के लोग ऐसे हैं ना, आप मुझे सुना रहे हो कि तुम अपने बाप को कत्ल करना चाहते हो, तुम्हारे लोग तुम्हें कत्ल करना चाह रहे हो, तो वो इस तरीके से जो है मैनिपुलेट कर देता है यहाँ पे। और जब उसकी तफ्तीश की जाती है तो वो सही होता है, बट वो है ना वो एकदम करेक्ट बात बता रहा होता है संभाजी महाराज को। तो अल्टीमेटली जो भी लोग यहाँ पे नोबल्स जितने भी थे ना, जो ये उल्टे-पुल्टे काम करवाते हैं, उन सबको हाथी से कुचलवा दिया जाता है, क्योंकि अगर उनका सफाया नहीं किया जाएगा तो फिर वो ये दीमक की तरह वो बाकी जगह पे भी जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। तो उनको यहाँ पे कंप्लीटली जो है मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन ऐसा अब यहाँ पे अगेन वही वाली बात मैंने बोला कि दो वर्जन हिस्ट्री के बनते हैं, ऐसा बोला जाता है कि सोयराबाई को भी यहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी, बट दूसरा वर्जन हिस्ट्री का ये बोलता है कि ऐसा नहीं था, उनको छोड़ दिया था संभाजी महाराज ने और बाद में खुद ही अपने हाथों से उनका जब उनकी मृत्यु हुई थी तो अंतिम संस्कार किया था। भाई आपने मूवी में भी वर्जन सुना होगा है ना। तो ये चीज होती है यहाँ पे पूरे पूरा ग्रह युद्ध जो है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे टल जाता है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी कहानी आप समझो कि जो इस तरफ का गोवा का एरिया है ना, गोवा के एरिया में कौन काबिज है, पोर्टुगीज काबिज है। अब ये जो पुर्तगाली लोग हैं ये भी बिल्कुल ब्रिटिशर की तरह है, इनको आप बिल्कुल भी दूसरा गुलाम मत समझिए, ये लोग जितने दुष्ट थे इनका तो कोई इलाज नहीं है ना। अब देखो ऐसा नहीं होता कि संभाजी महाराज हर जगह पे जाके बैठ जाएंगे ना, हर जगह पे उनके सामंत ही तो जाके बैठेंगे एक तरह से। तो आपको समझना है कि यहाँ गोवा के एरिया में जो है ना मेन वर्चस्व जो है पोर्टुगीज का फैला हुआ है, वो पोर्टुगीज क्या कर रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे धर्म परिवर्तन का काम सबसे ज्यादा पोर्टुगीज ने गोवा के एरिया में करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से धर्मांतरण करते रहेंगे और लोगों को टॉर्चर करते रहेंगे तो वो एक सही चीज नहीं है। तो एक ये दिक्कत थी और दूसरी धर्म की दिक्कत तो थी। दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी क्या थी, ये जो पोर्टुगीज लोग हैं ये रेडी हो गए थे औरंगजेब की हेल्प के लिए, है ना। और ऐसे ही आप अगर देखेंगे आगे चल के तो कोंकण का एरिया अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए जैसे तो बीजापुर वाला हो गया, इस तरफ कोंकण के एरिया वाले लोग भी जो है औरंगजेब की हेल्प कर रहे हैं और कर्नाटक वाले एरिया के लोग भी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ना। कुल मिला के सभी लोग अगर औरंगजेब की हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे तो अल्टीमेटली फर्स्ट कौन जाएगा बीच में, है ना, संभाजी महाराज फंसेंगे बीच में, है ना, एक तरह से। और हर किसी का अपना एजेंडा है, ऐसे आपको समझना है। तो कुल मिला के आप देखिए कि कुछ ही जो है वफादार लोग हैं संभाजी महाराज के। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं उसका भी कारण बता देता हूं। देखो शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है ना। जैसे शिवाजी महाराज को अगर देखते हैं तो वो जो डिसीजन लिया करते थे बहुत ज्यादा होता है ना, किसी चीज की कसौटी पर खड़े उतरने के बाद लिया करते थे, यानी दिमाग से बहुत ज्यादा सोच विचार करके और अपने सलाहकारों से पूछ लिया करते थे। लेकिन वहीं पे जो संभाजी है वो गर्म खून के व्यक्ति है ना, तो वो क्या है रैपिड ग्रोथ देखते हैं, एम्बिशियस हाई एम्बिशियस पर्सन। तो दोनों में ऐसा नहीं है ना, वो जो है थोड़ा शांत भाव से सोच रहे हैं, ये जो है थोड़ा एग्रेसिव है ना, एकदम एग्रेसिव होकर छोड़ूंगा यार एक पकड़ के दौड़ा है ना। तो वो इस तरीके से सोच रखते हैं, तो आप देखो कि दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी है और गलत कुछ नहीं होता है, दोनों अपने तरीके से अपने राजपाट को चला सकते हैं, दोनों ही तरीके से राजपाट चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक शांत व्यक्ति चला पाएगा, कोई एग्रेसिव व्यक्ति भी चला सकता है, कोई शांत व्यक्ति भी चला सकता है। सेम हमने मुगल बारे में भी देखा ना कि औरंगजेब कितना दुष्ट है, वहीं पे मुअज्जम की बात करते हैं वो तो बहुत ही ढीला है, तो बेखबर बादशाह हो गया। तो वही मैंने बोला कि कैसे भी व्यक्तित्व हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी, वो कैसी चीज होगी। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव ही चल रहा है भाई, लाइव ही क्लास चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कुल मिला के देखो कि जो संभाजी महाराज है उनको पता लगे कि बहुत बड़ा बेट्रेयल हो गया है और जो हम्बीराव है, ये देखिए ऐसे में जो है हम्बीराव आप देख रहे हैं ना, हम्बीराव होते हैं, इनकी भी एक युद्ध में डेथ हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारी सेना लगभग जो है औरंगजेब तो बुरहानपुर में आके बैठ गया है ना, मैंने बोला ना कि वो निकला और 8-10 साल के लिए वापस नहीं जाएगा, उसको नहीं पता था। अब वो तो भाई आके बैठ गया है ना, और वहां पे बहुत सारी सेना को भेजा जा रहा है। अब वो अलग-अलग तरह से कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो है काफी सारी सेना तो मारी जाती है, क्योंकि जितने भी आप देखिए शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक सब लोग करते थे गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे, है ना। बेसिकली अगर झाड़ियां हैं तो झाड़ियों के अंदर छुप के वैसे ही हो जाएंगे और मार के दुश्मन को तुरंत से वहीं पे वापस चले जाएंगे, या फिर जंगलों का सहारा लिया जाएगा, मतलब जैसे भी आपका या माउंटेन्स का सहारा लिया जाएगा, बेसिकली प्रकृति का सहारा लिया जाता है गोरिल्ला वॉरफेयर में, कि आपको दुश्मन के हाथ नहीं लगना है लेकिन उसका सफाया कर देना है। तो वो जो पद्धति है, इवन अगर आगे चल के हम देखेंगे सिख एम्पायर के लोग जो वो भी एक एम्पायर खड़ा करेंगे तो वो भी गोरिल्ला वॉरफेयर पद्धति से ही करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि हमेशा आउट नंबर ये लोग रहते थे। जब आउट नंबर रहेंगे दोस्तों फिर क्या होगा, इतने कम लोग इतने लाखों की सेना का कैसे मुकाबला कर सकते हैं, वो तो यही है कि प्रकृति का सहारा ही लेकर कर सकते हैं। अगर मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए तो संभाजी महाराज की तरफ कितने लोग हैं, 20-25 हजार मराठा बड़ी मुश्किल से, और उधर 8 लाख की फौज, तो कैसे मुकाबला हो सकता है? क्या ये कोई बिल्कुल टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है कि हां बिल्कुल शरियाम खड़े होकर आमने सामने, ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, है ना। कैसे हो जाएगा पॉसिबल? लेकिन हां नेचर का सहारा लिया जा सकता है कि वो आपके घर में घुस रहे तो आपके घर में क्या-क्या इक्विपमेंट है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, वो तो आपको पता है ना, आप उससे जो है बहुत बेहतरीन चीज कर सकते हैं। तो वही वाली चीज जो है यहाँ पे संभाजी महाराज भी कर रहे थे, काफी सारी सेना उसकी नष्ट कर दी, औरंगजेब बेचारा टॉर्चर हो रहा है ना, उसको समझ नहीं आ रहा, उसकी वो हट हुआ जा रही है ना, उसकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार, है कि ये संभाजी महाराज को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। तो वो जो है और ज्यादा संकीर्ण हो जाता है, और अब जो है वो घर के विधि लंका है वाली बात यहाँ पे आपको सामने आएगी। तो अल्टीमेटली वो कोशिश करता है कि यहाँ के लोगों को अपने साथ मिला ले बेसिकली। तो वही मैंने आपको बोला जैसे कोंकण के जो लोग हैं वो उसके साथ जाके मिल रहे हैं, वहां के राजा यहाँ वाले कर्नाटक वाले एरिया के मिल रहे हैं उसके साथ जाके, और इवन जो है जो गणू जी हैं, गणू जी कौन है, संभाजी के साले हैं एक तरह से, ये लोग भी जो है जाके वहां पे मिल रहे हैं, क्योंकि इनको अलग ही किंगडम चाहिए थी जो कि इनको नहीं दी गई, तो ये एक अलग एजेंडा चल रहा है। तो अल्टीमेटली गणू जी भी जाके जो है औरंगजेब की मदद कर रहे हैं। तो ये इतने सारे लोग जो है उस तरफ जा रहे हैं। अब ये
वही वाली बात मैंने बोला ना कि घर में एक विभीषण है तो फिर रावण हारेगा उसको, वही वाली कहानी हो जाती है ना, घर का भेदी लंका ढाई वाली बात, वो मुहावरा सुना ना, तो वो कहानी जो है यहाँ पे भी एक तरह से दोहराई गई कि एक राजा और उसी के जो दोस्त हैं या उसी के जो मित्र हैं जाके एक तरह से पूरा पूरा भेद बता रहे हैं कि अब क्या हो रहा है जब बताया जाएगा बार बार तो फिर जो अल्टीमेटली औरंगजेब उसका फायदा उठाएगा। अब आप देखो कि जब इसी तरह से मुहिम चलाई, जब ये चीज पता लगी संभाजी महाराज को बहुत सारे लोग उस तरफ जाके मिल रहे हैं, तो उन्होंने जितने भी लोग थे ना उनको संगमेश्वर में बुलाया है ना, तो संगमेश्वर जगह बुलाया कि यहाँ पे सारे लोग जो इकट्ठे होंगे, मैक्सिमम लोग जितने भी हमारे मेन मराठा है, और यहाँ से हम आगे की मुहिम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतने में क्या होता है कि जो औरंगजेब है ना वो उसके पास जो है गणोजी पहुंच जाते हैं, मैंने बोला साले जो है संभाजी महाराज के गणोजी, वो वहां पहुंच गए और वो जो है औरंगजेब को बता देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे कुछ ही लोग मिल रहे हैं, तो आप जाके यहाँ पे पूरा पूरा हमला कर सकते हैं, जाओ यहाँ पे इनको पकड़ सकते हो आप। अब यहाँ पे जो आप सोचो कि इतने हजारों के सैनिक आ रहे हैं देर और यहाँ पे आप देखो मोटा मोटा देखा जाए तो 150 से 200 मराठा है, 150 से 200 मराठा है, ठीक है, और वहाँ पे आप देखो कि इतने कम लोग और इतने बड़े सैनिक, तो वहाँ से हजारों की सेना में, हजारों की तादाद में सेना हो गया ना, 8-10 हजार लोग भी हो, तो क्या 150-200 लोग के लिए पॉसिबल है किसी भी तरीके से कि उनको रोक दिया जाए? तो वो उतना पॉसिबल तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कहते हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में तो पढ़ा रहा हूं यार, मैं तो अभी कुछ बात ही नहीं की, नाम ने कुछ लिखा दिखाया, बोलते हिंदी में पढ़ाओ, क्या लिखा ही नहीं है तो कुछ भाई, मैं तो अभी कहानी सुना रहा हूं, आगे बताऊंगा, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो? हिंदी और कौन सी भाषा होती है? मैं तो मराठी बोली नहीं भाई, ये लोग तो मराठी बोलते हैं, तो मराठी आती है, मैंने बोली चलो, तो इस तरीके से आप देखिए कि 150 से 200 लोगों ने जो है कितने बहादुरी से लड़े होंगे, आप सोचो, है ना, कि आप सोचो कि अगर कोई लेकिन कोई खास काम नहीं किया बहादुरी का, अगर सोचा भी जाए ना कि क्या खास बात थी, तो मैं बोलता हूं कि खास वो लोग होते हैं जिनको पता है कि सीने में छेद हो जाएंगे फिर भी वो बॉर्डर पे जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, है ना। ये कहने का मतलब ये है कि यू आर आउट नंबर्ड, आपके पास उतनी सेना नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला इतने हजारों लाखों की सेना में खड़ा है, फिर भी आप उसके साथ दिलेरी से लड़ रहे हो, आप उसकी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो वो उसको बहादुरी तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, है ना। अगर मैं देखूं तो मुगल एम्पायर में वॉरियर कौन हुआ है? एक भी राजा का वॉरियर बताओ मेरे को, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, औरंगजेब तो सिलाई कढ़ाई करता रहता था, आज देख लो छावा में भी दिखाते हैं सिलाई कढ़ाई करता था। कुल मिला के बात वही है कि ये कोई वॉरियर लोग तो नहीं थे, बैठ के शासन करते थे, बेसिकली दे आर प्योर पॉलिटिशियंस नॉट वॉरियर्स। जबकि हमारे भारत के लोग को आप देखेंगे तो बहुत सारे वॉरियर, जितने भी राजा मैक्सिमम महाराणा प्रताप साहब की बात कर लीजिए, गुरु गोविंद सिंह की बात कर लीजिए, इनकी बात कर लीजिए, है ना, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, कितने ही वॉरियर निकले हैं ना, तो वॉरियर्स जो है अपने यहाँ पे बहुत हुए हैं, ये हमें एक जो है बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है। तो अगर कभी हमने सामने हो जाता तो कहीं टिकता भी नहीं, वो तो बेचारा है ना मोटा ताजा था, लुढ़का लुढ़का गेंद की तरह आगे जाता है। तो वही वाली चीज है यहाँ पे जो है अल्टीमेटली 150 से 200 लोग जो जितना वो रिटेलिएट कर सकते किया उन लोगों ने, लेकिन अब वही चीज है कि कितना ही कर लेंगे, तो फिर फाइनली जाके यहाँ पे संभाजी महाराज को जो है पकड़ लिया जाता है। भाई तो इतना इजीली पकड़ में नहीं आ रहे थे, बहुत सारी चेन्स के साथ इनको बांधा जाता है ना, बहुत ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि उनका जितना भी मैक्सिमम नुकसान कर सकते हैं। अब जो है इनको कैद करके कहां पे लेके जा रहे हैं? औरंगजेब के सामने लेके जा रहे हैं। अब वहां पे सिर्फ यही नहीं है, इनके साथ एक और पर्सन है जो कविताएं करते थे ना, कवि कलश, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को संभाजी महाराज और कवि कलश, ये दोनों को जो है एक तरह से पकड़ के औरंगजेब के सामने लेके जाएगा। और अब औरंगजेब भाई साहब खुश है, अलग ही लेवल में चल रहा है कि मैं तो अपना जो वो होता है ना ताजपोशी, वो अपना पूरा निकाल के रखा होता है कि जब तक मैं पकड़ नहीं लूंगा, 8-10 साल से बेचारा भटक रहा है। अब बोल रहा है कि अब बहने का टाइम आ गया, लेकिन उसने सोचा कि अभी क्यों पहनूं, अभी मैं पहले इनसे कबूल करवा लूं कि भैया किसी तरीके से या तो इस्लाम कबूल कर ले, है ना, क्योंकि सबसे पहला टारगेट क्या है मुगल्स का कि बाहर से तुम आए हो, वहां से तुम्हें मार पीट के भगाया गया है, तब तुम भारत में आए हो, है ना, वहां के लोगों के बीच में तुम नहीं लड़ पाए, तो यहाँ पे आके तुमने अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश की। अब उसके बाद तुम कोशिश करते हो कि नहीं यहाँ के लोगों को अपने ही रंग में रंग दिया जाए ताकि प्रजा जो है वो कभी विरोध ही ना कर पाए। लेकिन आप देखो कि इतने कई सौ सालों के गुलामी के बाद भी जो है भारत जो है आजादी की मांग कर रहा था, कहीं ना कहीं वो चिंगारी अभी भी पनप रही थी। तो लोग जो है अभी हट नहीं रहे थे, वो बिल्कुल भी मुगलिया परचम के अंदर आने की कोशिश में नहीं थे, वो चाह रहे थे कि हिंदवी साम्राज्य जो वापस आए। क्योंकि आप मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक पॉइंट ऐसा था जिससे पहले जो है पूरे हिंदू साम्राज्य ही था, यहाँ पे कहीं पे भी आपको मुस्लिम साम्राज्य देखने को नहीं मिलता है। मेरे किसी के हार्ड फीलिंग्स नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। लेकिन अब वो पॉइंट कौन सा था आपको वो भी समझना है ना। इवन जब आप पृथ्वीराज चौहान से पीछे की तरफ जाते हैं ना, तो वहां पे आपको मोटा मोटा देखने को मिलता है। लेकिन अब उसके बाद पृथ्वीराज चौहान साहब के बाद लगभग आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, फिर वो जो है आगे मुगलिया सल्तनत जो उनके साथ भिड़ती है, तो वापस मुगलिया सल्तनत की शुरुआत कर रहा है। तो कुल मिला के उसी टाइम के अंदर तो पूरा पूरा यहाँ पे केसरिया से हरा रंग हुआ है, सीधी सी बात है। तो अब जो है यहाँ पे देखो कि पूरा का पूरा इतने बड़े एरिया में भी कहीं ना कहीं एक चिंगारी बाकी, और सोचो वो इतने तसीहे दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सारी प्रजा भी जो है उनके जैसी हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले, है ना, शरीयत कानून के हिसाब से चले। लेकिन आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस चीज का विरोध करते थे, नहीं चल रहे थे, उनको नहीं पसंद था, अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है इनको जो है ऑप्शंस तो दिए गए बहुत सारे, लेकिन ऑप्शंस जो है आधे अधूरे रह गए, है ना। वो जब मान ही नहीं रहे तो ऑप्शन कर क्या लेंगे, उसका कोई सेंस नहीं बैठता है जब सामने वाला राजी नहीं हो रहा है ना। तो वो दिमाग से जो है हाईली स्ट्रांग पर्सनालिटी, उनको पता है कि भैया अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर तो सभी लोग झुक जाएंगे। आप सोचो ना, अगर किसी के भी व्यक्ति के पूरी पूरी सेना के राजा को ही आपने मना लिया किसी चीज के लिए, तो फिर इतने लोग लड़ रहे थे, राजा के लिए लड़ रहे थे, राजा के साथ, है ना, कि भैया किसी तरीके से इस राजा को बचाना है, इस राजा के लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। अब वही राजा एंड में जाके अगर मान जाता सोचो औरंगजेब के सामने, तो कितना वियर्ड होता, कितना बड़ा लांछन लगता, लेकिन वैसा किया नहीं उन्होंने। तो यहाँ से पता लगता है कि ही वाज बिग पर्सनालिटी, है ना। यहाँ से पर्सनालिटी और उनके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि इतनी ज्यादा तस्वीरों के बाद भी सबसे पहले दिन उनके नाखून जो है हाथों से नाखून निकाले जा रहे हैं, इस तरीके से कितना ज्यादा टॉर्चर है ना। पूरी बोटी बोटी को यहाँ पे वो जो है औजारों से यूं निचोड़ा जा रहा है, कितना टॉर्चर होगा सोचो इस चीज के लिए। लेकिन आदमी सीना कर रहा, नहीं मान रहा कि नहीं कबूल करूंगा तो नहीं कबूल करूंगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। इस तरीके से आप देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली औरंगजेब का मुद्दा है कि किसी भी तरीके से जो शिवाजी महाराज की सोच है उसको खत्म कर दिया जाए, और वो खत्म ऐसी हो सकती है कि जब उनका बेटा जो है उस सोच की पहरेदारी छोड़ दे तो फिर सभी छोड़ देंगे पीछे वाले, फिर तो वही है लाइन से सब गिर जाएंगे नीचे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से जो है अगले दिन की आंखों के ऊपर हमला कर रहा है, आप देखो, है ना, तो आंखें निकाल रहा है, पूरी पूरी गर्म लोहे के सरिये आंखों में डाल दे रहा है। सोचो, इमेजिन करके देखो, आज आपके घर के बाहर 10 लोग आके खड़े हो जाए, आप डर जाओगे। वहां देखो हजारों लाखों की सेना खड़ी थी। तो यही चीज है, इसी को बोलते हैं ब्रेवरी, बेसिकली ही वाज द एग्जांपल ऑफ ब्रेवरी, करना बोलो सीधा बात, है ना। तो यहाँ पे आंखें निकाली जा रही है, उसके बाद आप देखिए कि जुबान काटी जा रही है, तो मतलब एक एक करके पूरी पूरी बोटी बोटी नोची जा रही है, जिसके बाद उनको शहादत दी जा रही है। इस तरीके से वो शहीद हुए हैं। तो ये जो चीज है ना, ये आप देखिए कि बहुत कम ऐसे एग्जांपल आपको पूरी पूरी हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। यही सेम एग्जांपल अगर मैं उसी हिस्ट्री में बोलूं तो बंदा सिंह बहादुर के साथ हुआ है। उनके साथ कौन कर रहा है? बंदा बहादुर के साथ यही सेम काम जो फर्रुख शेर कर रहा है, ठीक है, फर्रुख शेर करता है। तो सेम बिल्कुल यही कहानी वहां पे चलती है, उनके साथ बिल्कुल सेम व्यवहार किया जाता है। बेसिकली यहाँ से कट्टरता का पता लग रहा है कि अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक। तो ये चीज हमने देखी यहाँ पे ना। अल्टीमेटली फिर जो है औरंगजेब का सपना जो है वो सपना ही रह गया था, और अंत में जो रामराज जो है वो गद्दी पे बैठते हैं, और रामराज जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद भी ये चल रहा है कि भैया शिवाजी महाराज की सोच अभी चल रही है, छत्रपति अभी भी जिंदा है ना। शेर मर गया, छावा अभी भी जिंदा है, लेकिन छावे के बाद भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग भी जिंदा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सोच अगर किसी के दिमाग में ट्रांसफर कर दी तो उसको कोई हराने वाला नहीं। आप सोचो ना, एक ही सोच के अपने भिन्न रेप्लिका बना दिए तो कौन किसको हरा लेगा भाई? नहीं हरा सकता ना, सिंपल सी बात है। तो इम्पॉसिबल हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है, सोच के थ्रू जो किसी को भी इमॉर्टल किया जा सकता है। इस तरीके से जो हमने देखा। फिर जो है अब देखो कि जब औरंगजेब की डेथ होती है तो वहां पे उसका पूरे का पूरा मुगलिया सल्तनत जो लगभग टूटना शुरू हो जाता है, हर कोई अपना अलग होना शुरू हो जाता है। मुअज्जम उसको कंट्रोल में करके नहीं रख पाता, बहादुर शाह के पल्ले में इतना नहीं था दम, सीधी बात ये है। अब इसके बाद आप देखो कि मुगल्स ने अपनी एक और रणनीति अपनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो शाहू महाराज को कैप्चर कर रखा था, ठीक है, जो इनका बेटा है संभाजी महाराज का, उनको भी कैप्चर कर रखा था, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया और ये कंडीशन में छोड़ा कि भैया आप जाके तखत को, वो बोलोगे कि भैया मैं हूं इस पूरी पूरी ब्लड लाइन में और ये तख्त मेरा है, मैं हूं अगला छत्रपति। तो
फिर जाके जो ग्रह युद्ध शुरू होता है, वही जो मैंने ताराबाई के साथ ग्रह युद्ध की बात की थी, और अल्टीमेटली वो फिर ग्रह क्लेश तो चलता ही रहता है, जिससे कि मुगलिया बच्चन को क्या मिल गया, एक बेनिफिट मिल गया, क्योंकि जो मराठा लोग हैं वो ऊपर की तरफ हमले नहीं करेंगे अभी, है ना, क्योंकि वो आपस में ही भिड़ रहे हैं, तो ऊपर की तरफ हमले क्यों करेंगे, बेसिकली नॉर्थ में क्यों आएंगे, सीधी सी बात ये है। तो ग्रह क्लेश जो छिड़ गया है वो उसी में ही इन्वॉल्व होकर कहीं ना कहीं रह गए। बेसिकली जो मुगल्स ने किया, अल्टीमेटली आखिर में जाके हम देखेंगे ब्रिटिशर भी वही काम करेंगे, क्योंकि आप देखो कि मुगलिया बच्चन उसके बाद लगभग डिक्लाइन की तरफ था, ब्रिटिशर्स का आगमन हो चुका था, और वो जो है कहीं ना कहीं बार-बार घुसे जा रहे थे, घुसपैठ किए जा रहे थे, और मुगल्स का एरिया लगभग आप देखो कि खत्म की कगार पे था। औरंगजेब के टाइम में मैक्सिमम रहा, लेकिन औरंगजेब के टाइम में भी इसलिए रहा कि उसने इतना ज्यादा खौफ क्रिएट कर रखा था, जिसको भी टपका देता था, इस वजह से रहा, नहीं तो वो भी नहीं रहता। ठीक है, तो आप देखिए कि अल्टीमेटली जो है औरंगजेब की भी डेथ हो रही है, और आप जो औरंगाबाद की बात करते हैं, तो औरंगाबाद जो औरंगजेब के नाम पे रखा गया, लेकिन क्यों रखा जाए औरंगाबाद नाम, ऐसा औरंगजेब ने कौन सा महान काम कर दिया है ना, तो क्यों ना उनको जो संभाजी महाराज उनके नाम पे रखा जाए, तो ये बहुत बढ़िया काम किया गया कि जो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी, इस तरीके से आपने देखा पूरा। अब मैं वापस से आपको शुरुआत से चीजों को लेकर चलूंगा, अभी तो सिर्फ कहानी क्लियर की है। क्या बोल रहे हैं, कौन है ये, क्या हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देख लिया है मैंने, देख लिया है। ठीक है, चलो अब जो है वापस से शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। इसमें काम की चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से मैं बताता जाता हूं, तो आपको वो चीजें क्लियर होंगी। देखो शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो 1630 के अराउंड का है, और मराठा एम्पायर का अगर मेन लीडर आप बोलेंगे जिन्होंने शुरुआत की वो शिवाजी महाराज को बोलेंगे। फादर जो है कि शाहजी भोसले हैं, और ये किसके मिलिट्री कमांडर, आदिल शाही सल्तनत के, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत जो है ना, वो भी कौन है, वो भी मुस्लिम ही है, तो वहां पे ही काम कर रहे हैं बेसिकली उन्हीं के कमांडर के रूप में। लेकिन शिवाजी महाराज उनसे ज्यादा मेल नहीं खा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना ही एक पूरा स्वराज्य होना चाहिए, जहाँ पे हम अपने हिसाब से सारे का सारा शासन कर पाए, अपने धर्म को स्वतंत्रता से निभा पाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि जो माता है शिवाजी महाराज की वो जीजाबाई है, और आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो संभाजी महाराज की माता साईबाई है, वो जब संभाजी महाराज 2 साल के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी, तो संभाजी महाराज का लालन पालन भी किसने किया है, जीजाबाई जी ने ही किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछ लिया जाए तो जीजाबाई माता ने जो है 2 महान पुरुषों का लालन पालन किया है, एक शिवाजी महाराज और दूसरे संभाजी महाराज, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अगर शिवाजी महाराज के टीचर की बात करते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जो इनके टीचर रहे हैं, और पॉलिटिकल गुरु अगर मैं बोलूंगा तो दादाजी कौनदेव रहे हैं। ठीक है, अब संभाजी महाराज को देखिए मोरल ज्ञान तो जो है या बहादुरी किससे जो है वो तो जीजाबाई माता ने दे दिए थे संभाजी महाराज को। ठीक है, लेकिन जो उनको भी मेन ज्ञान है वो जो युद्ध का या पॉलिटिकल ज्ञान है वो दादाजी कौनदेव ने ही दिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कैपिटल इनकी क्या हुआ करती थी, रायगढ़ हुआ करती थी, एकदम पहाड़ी पे किला बना हुआ, इतना आसान है उसको फतेह करना। और लगभग हम आगे चल के देखेंगे तो जब अंग्रेज अभी नहीं आए थे, मतलब उनका जो वर्चस्व ज्यादा नहीं था, तो मैक्स एरिया में अगर हम देखते हैं तो मराठा एम्पायर ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो बाजीराव है, जो आपने बाजीराव मूवी देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा कि ये क्या बोलते थे कि कटक से अटक तक का है ना, तो कटक इस तरफ और अटक उस तरफ, आप देखो पेशावर की साइड में, तो कटक से अटक तक जो है पूरा मराठा एम्पायर फैला दिया गया, यानी हिंदू साम्राज्य यहाँ पे इतना बड़े एरिया में फैल चुका था, ये आपको समझना है। और इवन जो बंगाल के अलीवर्दी खान है उनको भी पेशवा बाजीराव ने हरा दिया था। तो ये कहानी कुछ आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने अलीवर्दी खान के बारे में बंगाल में ऑलरेडी चीजें बता दी, तो वहां से जो है इस चीज को कोरिलेट करके चलना है, क्योंकि मराठा भी पैरेलली चल रहे हैं। अब मैं हर चीज वहां पे जाके नहीं बता सकता, या इसमें हर चीज नहीं बता सकता, तो मैं पैरेलली बहुत सारे कैरेक्टर्स का जिक्र करता रहता हूं, क्योंकि ये सब कैरेक्टर के बारे में अलग-अलग वीडियोस में बात कर चुका हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये पुणे हो गया, सतारा हो गया, कोल्हापुर हो गया, यही इनके 3 मेन सेंटर होते थे जहां से सारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये रन कर रहे होते थे। ठीक है, इसके बाद शिवाजी महाराज का जो है एक सबसे बड़ा जो गेम चेंजर इवेंट है वो हो रहा है यहाँ पे अफजल खान के साथ। आप देखिए कि शिवाजी महाराज को जो आदिल शाह डायनेस्टी के, बीजापुर की आदिल शाही डायनेस्टी है ना, वहां का एक कमांडर है जिसका नाम है अफजल खान, जो निहत्थे बुला रहा है ना, और जब शिवाजी महाराज निहत्थे जाते हैं वहां पे तो जो है वो एक तरह से भैया अपनी औकात दिखा दी उसने ना, तो वो जो है जबरदस्ती हथियार लेके बैठा हुआ वहां पे लड़ाई के मूड में। तो शिवाजी महाराज जो है इसको जो शेर के नाखून होते हैं ना, उनसे जो है इसके ऊपर प्रहार करते हैं और इसको एकदम गोरिल्ला वारफेयर वाली है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे विश्वासघाती को, तो इस तरीके से इसका खात्मा कर देते हैं। तो अफजल खान की स्टोरी के बारे में पूछा जा सकता है, तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में जो अफजल खान के साथ होता है, उसी में एक खास किस्सा शिवाजी महाराज का जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1664 में मैंने क्या बोला कि जो वेल्दी मुगलिया सल्तनत है ना, इतना खास अच्छा खासा पैसा कमाए हुए हैं, अब उनका जो ट्रेडिंग पोर्ट है सूरत में है ना, वो उसको कौन उड़ा देते हैं, शिवाजी महाराज है ना, वहां पे पूरी लूटपाट मचा देते हैं। अब देखो कि सोचो कि अगर मुगलिया सल्तनत के अंदर घुस के कोई इंसान इतना खूंखार चीजें कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है भाई वो क्यों जाएंगे, वो तो आएंगे ना अपनी सेना लेके, तो वो भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आप देखिए, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ना ये गिव अप करेंगे ना वो गिव अप करेंगे, और इतने ऊपर किले हैं इनके, तो कहां वो चढ़ जाएंगे, किले पे चढ़ना ही अपने आप में चैलेंज है। तो आप सोचो कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहा है। अब वहां पे जाके आप देखो कि जून 1665 में चलकर ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो जाएगी, जो कि शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के द्वारा जो है साइन की जाएगी। अच्छा, ये राजा जय सिंह कौन है, ये है अंबर के राजा। अंबर आज की डेट में आप सोचो कि अपना ये जो इस तरफ क्या कहते हैं इसको राजस्थान में पड़ता है ना, तो वहां के राजा, मैंने बोला था कि मुगलिया लोग जो है उन्होंने सबसे पहले राजपूतों को अपने अंडर किया, उन्हीं के थ्रू जो आगे पूरे एरिया में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फैलाने की कोशिश की, उनको अपना मनसबदार नियुक्त कर देते थे। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो राजा जय सिंह है उनके थ्रू जो है एक तरह से शिवाजी महाराज को हराने की यहाँ पे कोशिश की गई। तो राजा जय सिंह यहाँ पे हार नहीं मान रहे, उधर से वो हार नहीं मान रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहा है। बट अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है जिसमें बहुत सारे किले जो शिवाजी महाराज को औरंगजेब को देने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली आप देखो कि औरंगजेब को बुलाता भी अपने पास, ये वही टाइम है जो मैं आपको बता रहा था। और जब बुलाता है तो वहाँ पे दोनों जाते हैं, संभाजी महाराज भी और शिवाजी महाराज भी। ठीक है, वहाँ पे फिर इनको कैद कर लिया जाता है, कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ से ये बच के निकलते हैं, बहुत ही क्लेवरली एस्केप करते हैं, जो कि अपने आप में एक लेजेंडरी स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी है, तो उसको सुनाएंगे तो और मजेदार होता है, बट उसमें भी नहीं घुस रहे हैं ना। तो यहाँ से एक क्लेवर एस्केप होता है, और जो है वो आगरा के किले से कहीं ना कहीं छुप के जो है बास्केट फ्रूट बास्केट के अंदर छुप के निकल जाते हैं, ऐसे आप समझेंगे इस चीज को। और फिर आगे चल के जो काफी सारे किले अपने हासिल करते हैं, जिसमें से वो तानाजी मालुसरे वाली स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है, अगर आपने ध्यान दिया तो है ना, उसके बारे में भी बात करिए, उन्हीं का नाम भी आ गया। अब यहाँ पे हो रहा है बैटल ऑफ सिंहगढ़, जिसको कोंधाना का किला कहते हैं, 1670 के अंदर ये बैटल होता है, क्योंकि आपको 1666 में शिवाजी महाराज और जो संभाजी महाराज वो अपने आप को फ्री करवा चुके हैं। अब उनका टारगेट है कि जितने भी किले मुगलों ने हड़प किए हैं ना, उनको किसी तरीके से वापस लिया जाए, और उन्हीं में एक मुहिम ये वाली है, तानाजी मालुसरे वाली भी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उदय भान जो है, जिसमें आपने मूवी में देखा होगा सैफ अली खान ने उदय भान का रोल प्ले किया है, जो कि फोर्ट कीपर नियुक्त किया गया था जय सिंह के द्वारा। अंबर के राजा जय सिंह ने जो उसको, वही मैंने बोला ना कि अंबर का राजा जय सिंह बेसिकली इनकी तरफ से लड़ रहा है, सीधी सी बात, मगर औरंगजेब की टीम की तरफ से बात करूं तो आप देखिए यहाँ पे जो जय सिंह है उसने किसको नियुक्त कर रखा है, उदय भान राठौर को, और ये जो है बेसिकली पूरे किले की सुरक्षा में लगा पड़ा है। लेकिन यहाँ पे तानाजी मालुसरे अपनी बहादुरी दिखाते हैं, और एक हाथ कटने के बाद भी जो है दे दनादन युद्ध में लड़ रहे हैं। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा महान वो व्यक्ति होगा, तो वो एक अलग कहानी, बहुत ही बढ़िया कहानी है, वो मूवी आप देखिएगा तो उसमें और ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। अल्टीमेटली जो है मराठा कैप्चर कर लेते हैं सिंहगढ़ के फोर्ट को या फिर कोंधाना के किले को, ये आपको ध्यान रखना, लेकिन बहुत बड़ा असेट जो है तानाजी मालुसरे के रूप में वो खो देते हैं। इसके बाद आप देखो शिवाजी महाराज वाज क्राउन्ड एज द किंग ऑफ मराठा ऑन 6 जून 1674। ये आप ध्यान रखिएगा कि इनको जो इनका कोरोनेशन हुआ है वो 1674 के आसपास में हुआ है, और 6 जून 1674 का लगभग वैसा बोला जाता है, और कहां पे हुआ, रायगढ़ फोर्ट के अंदर हुआ है। इसके अलावा टाइटल्स की बात करता हूं तो कौन-कौन से टाइटल इन्होंने ले रखे थे, एक तो टाइटल था छत्रपति का, एक था शककर्ता का, क्षत्रिय कुलवंता का, और एक है हैंदव धर्मोधार का। ठीक है, तो हिंदू राज्य की जो पूरी स्थापना है वो करना इनका मेन कार्य था।
था। और एक चीज और है, जैसे मैंने वो बताया ना कि कणोजी जो है वो शिवाजी महाराज को एक तरह से वो कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमें एक अलग किंगडम दे दी जाए, है ना, कि जिसमें हम बार-बार आपसे ना पूछे, हम अपना ही राजपाट में चला लें, सेपरेट नेशन की तरीके से, है ना। तो लेकिन शिवाजी महाराज का बिल्कुल भी प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि कॉन्फेडरेसी के रूप में चलना है, वो सेंट्रलाइज करके ही पावर को चल रहे थे। अगर कॉन्फेडरेसी बना दी जाएगी, सोचो तो आज देखो कि आगे चल के मराठा का नाश हो रहा है ना, सारे का सारा वो कॉन्फेडरेसी की वजह से ही हो रहा है। इवन पेशवा के अंदर भी वहां पे जाकर देख रहे हैं तो वो पूरी कॉन्फेडरेसी है, जिसका पूरा लुत्फ जो है या फायदा है जो अंग्रेज उठा रहे हैं। तो अगर आज भारत की सारी स्टेट्स को बोल दिया कि नहीं आपको आजादी है, आप भारत का रहो चाहे ना रहो, तो भाई भारत के लोग ऐसे नहीं है, वो नहीं रह सकते, वो सब एक अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, तो सब कोई उधर जाएगा, कोई उधर ना, मैं चाइना के साथ जा रहा, ना मैं पाकिस्तान के साथ, मैं बांग्लादेश के साथ जा रहा, ऐसे कैरेक्टर को देखने को मिलेंगे ना। तो वो जो कंपल्शन है ना क्रिएट की गई हमारे खुद के संविधान में भी कि आप अलग नहीं हो सकते, है ना, सिंगल ही रहेगा पूरा भारत। तो वैसी ही थ्योरी जो शिवाजी महाराज की भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद जो इनकी डेथ है लगभग 1680 में होती है और इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो संभाजी महाराज बनते हैं, यानी नेक्स्ट छत्रपति जो संभाजी महाराज बनते हैं। ठीक है, तो संभाजी महाराज जो है एक बैटल होता है, बैटल ऑफ वाई। कई बार सीधे बैटल्स के बारे में पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने सारी काम चीजें लिखी है। बैटल ऑफ वाई होता है 1687 में, जिसमें संभाजी महाराज जो मुगल्स को हराते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सारी फाइट्स छोटे-छोटे भी पूरी मिला दी जाए तो लगभग 150 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं, छोटी-छोटी मिला के सारी कह रहा हूं ना, ये नहीं कह रहा कि सभी बड़ी हैं, तो लगभग 150 लड़ाइयां आप देख सकते हैं। फिर संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। ये मैं पूरी कहानी बता चुका हूं, कब किया गया 1689 में किया गया, अराउंड ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ही वाज सक्सीडेड बाय हिज यंगर सन। कौन थे वो यंगर सन? रामराजे। ठीक है, शिवाजी महाराज के यंगर सन रामराजे। ठीक है, तो वो जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं, जो जिनकी बीवी होती है ताराबाई, याद कीजिए वही वाली। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप देखिए कि वो थर्ड छत्रपति नियुक्त होते हैं 1770 के अंदर। ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये कहानी में पूरी समझाई चुका संभाजी महाराज की, वो सेम चीजें दोहराने का कोई सेंस नहीं बैठता। फिर आप मूवी देख लेना, उसमें समझ आ जाएगी। फिर राजराम या राम राजा जो भी आप कहना चाहिए ना, राम राजा कह लो या राजा राम कह लो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। उनका बेटा है शिवाजी 2 जो कि गद्दी पे बैठता है, जो कि फोर्थ छत्रपति होता है ना, मैंने आपको बोला भी था। और शिवाजी 2 को बिठा के जो मेन राज कर रही है वो ताराबाई कर रही है। और उस टाइम तक आप देखिए कि जो शाहू है संभाजी महाराज का बेटा, वो मुगलों के अंडर है, लेकिन औरंगजेब की जब डेथ होती है तो मुगलों को छोड़ देते हैं। और पूरी कहानी मैंने आपको समझाई दी है कि वो आकर वापस से थ्रोन पे क्लेम करते हैं और वो राजा बन जाते हैं। यानी कि बेसिकली अगर मैं बोलूं तो जो शाहू है, शाहू कौन से छत्रपति बनेंगे, तो वो 5th छत्रपति तरह से आकर बनेंगे। ठीक है, उनसे पहले 4 बन चुके हैं। और इसी तरीके से आप देखिए कि जब वो बनते हैं तो फिर यहाँ पे जो है पेशवास की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। और जो मेन है आप देखिए कि ये तो सिर्फ एक फिगर हेड के तौर पे ये सब लोग रह जाते हैं, ये आप समझेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और वापस से आपको मैप के अंदर बताता हूं, जो एक और मजेदार बात थी। जब ये सारा का सारा घपला चल रहा था तो ऐसे में आप देखिए कि शाहू 1 के आखिरी के टाइम में मैंने बोला था ना कि इन्होंने ताराबाई ने सोचा कि एक वापस एक अटेम्प्ट करती हूं मैं कि पूरा राजपाट मेरे हाथ में है। तो उन्होंने फिर से क्या किया था, एक और बंदे को जिसका नाम था रामराजे 2, इन्होंने बोला कि ये किसी सोचो कि इसके बारे में हमने कभी बताया ही नहीं है ना, तो ये शिवाजी के ब्लड लाइन से है ये व्यक्ति, उन्होंने एक अडॉप्ट कर लिया बेसिकली कि ये मेरा ग्रैंडसन है, एक तरह से ऐसे आप समझिए ना। तो अडॉप्ट कर लिया रामराजे को, रामराजे 2 बोलिए, ये रामराजे 1 नहीं है, रामराजे 2 है कि एक अडॉप्टेड सन है। शिवाजी 2 तो है ही है, लेकिन इधर से आप अलग समझिए कि रामराजे 2 को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और ये बोलेंगे ये ग्रैंडसन है, ये भी थ्रोन के वो है ना, हकदार है एक तरह से। तो ये एक अगला कहानी चलती है जिसमें अगेन जो है जब ये छत्रपति बनते हैं रामराजे 2 तो इनको जो है ताराबाई बोलती है कि आप यहाँ से पेशवास को हटा दीजिए, लेकिन वो मना करते थे पेशवास को हटाने के लिए। तो अल्टीमेटली जो है वापस से जो है ये बोलते थे कि नहीं ये तो मेरा ग्रैंडसन है ही नहीं है, ऐसा भी हुआ है। तो वो एक अलग कहानी चलती है। मैंने बोला ना कि अलग ही चल रहा था, यहाँ पे तख्ता पलटी चल रही थी, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो मैं दूसरों से तो क्या लड़ना था, फिर आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे मैंने आपको पूरी बताई है। फिर ये अष्टप्रधान है शिवाजी महाराज के। अष्टप्रधान का मतलब है जैसे अकबर के 9 रत्न हम बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे 8 रत्न एक तरह से शिवाजी महाराज के। और बेसिकली 8 जो लोग हैं इनका मेन पोस्ट है एक तरह से, है ना। अष्टप्रधान का मतलब क्या होगा, 8 लोग जो मेन हेड है, जो जिनके थ्रू जो पूरा राजपाट चल रहा है ना। पंच प्रधान हो गया, अमात्य हो गए, सचिव हो गए, मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, सुमंत हो गए, पंडित राव हो गए और न्यायाधीश हो गए। तो ये सबका अलग-अलग डिपार्टमेंट एक तरह से 8 बना दिए गए। तो उसी थ्रू जो है पूरा सिस्टम चलता था। इसको बोला जाता था अष्टप्रधान, ये ध्यान रखना। और ये किसने फॉर्म किए थे, शिवाजी महाराज ने 1674 में अपनी ताजपोशी के बाद। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो पेशवा होते थे, है ना, पेशवा एक तरह से मेन इनके प्रधानमंत्री मान लो, है ना, या मुख्यमंत्री जो भी मतलब मेन जो है इनके मंत्री हो गए उनको बोलते हैं पेशवा। अमात्य या मजूमदार जो हो गए उनको बोलते थे फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा सामंत या दाबीर जो हो गए वो होते थे फॉरेन मिनिस्टर। फिर आप देखिए कि बकिया नवीस जो होता था वो होम मिनिस्टर होता है, जैसे आज की डेट में भी होम मिनिस्टर है ना। तो उनका होम मिनिस्टर का काम क्या होता है कि घर के अंदर जो कलेश है या कुछ भी दिक्कत हो गई, अनार्की हो गई, उसको कंट्रोल करना। तो सेम यहाँ पे बकिया नवीस बोला जाता था उस व्यक्ति को। फिर इसके बाद आप देखिए कि सेक्रेटरी प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स, एक तरह से सेक्रेटरी जो है वो राज्य आदेश वगैरह बनाने का काम उसका था। फिर आप देखिए कि सराय नौबते सेनापति, ये जो है कमांडर इन चीफ होता था, जो मैनेज करता था सारी की सारी डिफेंस फोर्सेस को। ये आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और जो न्यायाधीश का काम क्या है, वो चीफ जस्टिस वाला काम न्यायाधीश का होगा ना, कि बेसिकली जिसने भी जो भी गलत काम किया उसको दंड सुनाने वाला काम जो है न्यायाधीश वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे पंडित राव यानी कि एक तरह से हाई लेवल के प्रीस्ट हो गए, पुजारी हो गए, है ना, जो भी पूजा पाठ का काम है, राज्याभिषेक में तिलक का काम है, ये सब चीजें जितने भी रिलीजियस मैटर्स का काम है वो पंडित लोग यहाँ पे देखा करते थे। इसके अलावा रेवेन्यू मॉडल की मैं बात करता हूं मराठास के, तो टैक्सेस कौन कौन से लेते थे दोस्तों। आप देखो कि मराठास का जितना भी टैक्सेस का काम था ना, 2 तरह के मेजर टैक्सेस थे। एक था चौथ का मतलब होता है 1/4, है ना, चौथ का मतलब भी वो है। अब ये जो 1/4 टैक्स है ना, ये किससे लिया जाता था, जो एरिया डायरेक्टली मराठास के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन आप देखो कि मराठास लोग रेट डाला करते थे। अब रेट का मतलब यही है कि अगर आपने अपनी सुरक्षा करवानी है तो आप जो है आपके ऊपर मराठा रेट नहीं होगी, है ना, तो आप जो है इतना टैक्स में दे सकते हैं। तो वो टोटल फसल का 1/4 ले लेते थे 25%, जिसके एवज में जो है मराठा कभी भी उस एरिया पे रेट नहीं डालते थे। ये भी एक कारण था। देखो मैंने वही बताया आपको कि जो मुगलिया सल्तनत है वहां पे जाकर रेट्स डाल जाएंगे और उनसे 25% लिया भी जाएगा टैक्स, तो वो लोग और सब पका जाएंगे, है ना। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। एक तरह से इन्होंने ये नहीं बोला कि तुम औरंगजेब को टैक्स दो ना दो, तुम हमें टैक्स दो। अब यहाँ के लोग इधर भी टैक्स देंगे उधर भी टैक्स देंगे, तो कितना ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं पिस जाएंगे ना, वो वाली दिक्कत भी देखने को मिली। फिर सरदेशमुखी क्या होता था, देखो ये तो देना ही देना है 25% टैक्स, लेकिन इसके अलावा 10% टैक्स और देना है, एडिशनल 10% टैक्स देना है उन लोगों को जो एरिया डायरेक्टली मराठा कंट्रोल में है। अब आप सोचेंगे इतने टैक्सेस ले रहे थे, ये कैसी बात हुई, लेने पड़ेंगे ना भाई, नहीं तो सेना को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इतनी बड़ी आर्मी को पैसे कैसे दिए जाएंगे, कैसे मैनेज होगा, कुछ नहीं हो सकता ना, मैंने टैक्स लेना ही पड़ेगा। अब आप देखो कि एक जैसे हमने अकबर के टाइम में पढ़ा था जरीब के बारे में, जरीब डंडी होती थी जिससे कि आप पूरी मेजरमेंट करते थे, आप जाती है बैम्बू स्टिक के बारे में बताया। यहाँ पे कौन सी डंडी है, वो काठी, तो काठी से जो है मेजरमेंट की जाती थी, है ना, लैंड और करपूंस की, ये आप ध्यान रखना। और रेवेन्यू ऑफिसर होते थे लैंड और करपूंस जो है ये आ सकता है पेपर में सीधा। फिर मराठा कॉन्फेडरेसी के जो इंपॉर्टेंट लीडर है, एक हो गया आपके बालाजी विश्वनाथ, है ना, इनका ही नाम सेना करते भी है। क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई शेयर कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो जितने भी लोगों को। अच्छा ये कौन पैसे देगा यार, मेरे को पता भी नहीं लगता यार कि कौन चैट में दे जाता है, कई बार मैं देखता भी नहीं हूं, है ना, एंड में जाके देखता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, कौन है ये, बिल्कुल जीके ने दिमाग खराब करके रखा है, उसका सेट कर देंगे। अभी मैं दे रहा हूं आपको सारी चीजें। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ का नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले पेशवा 1713 में ये बन रहे मेजर इंपॉर्टेंट पेशवा है ना, और इन्होंने ही बाद में चलके क्या कर दिया, पेशवा की पोस्ट को हेरिडिटरी भी बना दिया था। और इन्होंने क्या चीज किया था, सलसत्ते और बसीन जो है पोर्टुगीज से छीन लिया था इन द बैटल ऑफ वसाई, है ना। तो मैंने अभी आपको अलग-अलग बैटल वसाई की पहले भी बात की थी, अगेन मैं बता रहा हूं वसाई का बैटल हुआ था 1733 में। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश क्या पोर्टुगीज से सलसत्ते और बसीन छीन लिया गया था। ठीक है, ही आल्सो कॉन्कर्ड निजामुल मुल्क एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ दुराई सराय इन 1737। तो निजामुल मुल्क जो है वहां पे है ना, जो हैदराबाद का एरिया है वहां पे भी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है और 1737 में ट्रीटी ऑफ दुराई सराय हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाजीराव 1 की बात करते हैं तो इनका एक और नाम है थोरले, ये किसके बेटे, बालाजी विश्वनाथ के बेटे। ये मैं वापस आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूं, आपको बताइए कैसे कनेक्ट करने में, तो इसीलिए मैंने चार्ट बना रखा था, ये आपके सामने चार्ट। ठीक है, तो पहले हुए बालाजी विश्वनाथ 1713।
एक्शन का वक्त है। ठीक है ठीक है ठीक है, कौन है ये? बिल्कुल बिल्कुल जीके ने दिमाग खराब करके रखा है, उसका सेट कर देंगे। अभी मैं दे रहा हूं आपको सारी चीजें। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ का नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले पेशवा 1713 में ये बन रहे मेजर इंपॉर्टेंट पेशवा है ना, और इन्होंने ही बाद में चल के क्या कर दिया, पेशवा की पोस्ट को हेरिडिटरी भी बना दिया था। और इन्होंने क्या चीज किया था, सलसत्ते और बसीन जो है पोर्टुगीज से छीन लिया था इन द बैटल ऑफ वसाई, है ना। तो मैंने अभी आपको अलग-अलग बैटल वसाई की पहले भी बात की थी। अगेन मैं बता रहा हूं, वसाई का बैटल हुआ था 1733 में। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स क्या नाम, पोर्टुगीज से सलसत्ते और बसीन छीन लिया गया था। ठीक है, ही आल्सो कॉन्कर्ड निजामुल मुल्क एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ दुराई सराय इन 1737। तो निजामुल मुल्क जो है वहां पे है ना, जो हैदराबाद का एरिया है वहां पे भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, और 1737 में ट्रीटी ऑफ दुराई सराय हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाजीराव वन की बात करते हैं तो इनका एक और नाम है थोरले। ये किसके बेटे, बालाजी विश्वनाथ के बेटे हैं। मैं वापस आपको पूरा चार्ट दिखाता हूं, आपको शायद दिक्कत आ रही होगी ऐसे कनेक्ट करने में, तो इसीलिए मैंने चार्ट बना रखा था। ये रहा आपके सामने चार्ट। ठीक है, तो पहले हुए बालाजी विश्वनाथ 1713 1720, फिर बाजीराव वन हुए 1720 से 1740, फिर आगे चल के उनके जो है आगे बेटे हो गए है ना, बालाजी रघुनाथ। तो आप शायद आप वापस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बाजीराव वन है ना, इन्होंने 41 बैटल लगभग अपनी लाइफ टाइम में लड़े, और बहुत बड़े-बड़े बैटल थे जिनमें इन्होंने लगभग सबको हरा दिया ना। चाहे वो बंगाल के अलीवर्दी खान हो, चाहे फिर हम बोले कि अटक से कटक तक का, अटक से अटक तक का सफर हो, पेशावर को अपने कब्जे में करना हो। पेशावर कितना एक अलग ही लेवल है ना, वहां तो वहां के लोग हाथ में नहीं आते, उनको भी कब्जे में कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो बाजीराव वन जो है कोई भी बैटल नहीं हारे, काफी जो है फेमस इनके बीच में हुए हैं। सबसे फेमस मराठा पेशवा अगर बोला जाए तो यही है। इसके अलावा वही वो जो मूवी मस्तानी वाली मूवी वाले है ना। तो मराठा कॉन्फेडरेसी में क्या क्या है ये देखो आप, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे भारत के अंदर अलग-अलग स्टेट है, तो मराठा साम्राज्य में भी अलग-अलग कॉन्फेडरेसी बन गई थी। अब वो कॉन्फेडरेसी में देखो जैसे सिंधियाज है, तो है ना, तो सिंधियाज इनके कॉन्फेडरेसी में हो गए। तो इसमें कौन लीड कर रहा था, तो राणोजी शिंदे कर रहे थे लीड। और यही सिंधिया घराने से जो है आप वो जो देखते हैं ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते हैं, तो वो इसी घराने से एक तरह से। तो ये ग्वालियर से पूरे ऑपरेट कर रहे थे। फिर जो होलकर्स हैं उनको लीड कर रहे थे मल्हार राव ऑफ इंदौर। तो इंदौर के अंदर ही होलकर्स का अहिल्याबाई होलकर वाला सारा इंदौर में तो है, महेश्वर का फोर्ट भी इंदौर में है ना। तो इसके बाद आप देखिए कि गायकवाड़ जो थे उनको कौन लीड कर रहे थे, भिलाई, और ये कहां के थे, बड़ौदा के। फिर जो पवार हैं उनको लीड कर रहे थे उदाजी, ये कहां से है, धर से है। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से सब लोग मिलकर इन्होंने 5 लोगों ने एक मराठा कॉन्फेडरेसी बना रखी थी कि जब भी युद्ध करेंगे तो एक साथ करेंगे। लेकिन आगे चल के सब लोग एक साथ ना होकर अलग-अलग हो जाते हैं, तो अलग-थलग पड़ते हैं। तो इसी वजह से जो है अंग्रेज कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मराठा का नाश भी होता है, ये भी एक देखने को मिलता है आगे। तो बालाजी बाजीराव जिनको आप नाना साहिब वन के नाम से जानते हैं, वो किसके बेटे हैं, वो सन है बाजीराव वन के। ये भी आप ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था, अटक जो है, अभी जो मैं अटक का बता रहा था ना, तो वो कटक से अटक तक का सफर जो होता है वो इन्होंने किया है। ठीक है, बालाजी बाजीराव ने किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अटक तक जो है इन्होंने पूरा फतह कर लिया था, इंडस रिवर के आसपास तक, जो मैं पेशावर की बात करता हूं इन्होंने किया। ठीक है, बालाजी बाजीराव ने किया है। और ये कब किया है इन्होंने, 1758 के बैटल ऑफ अटक के अंदर। और एक चीज और ध्यान रखना कि अलीवर्दी खान को भी हरा रहे हैं, ये सब तो कहानी होगी। एक इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत वाला, है ना। तो बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हो रहा है। अब जो बैटल ऑफ पानीपत में मैंने पहले भी आपको बताया था, सदाशिव राव के बारे में बताया था और विश्वास राव के बारे में बताया था ना। तो यहाँ पे लिखा है सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव की, है ना। तो ये किसके हैं, ये जो आपके बालाजी बाजीराव है, इन्हीं के भतीजे एक तरह से कौन है, सदाशिव राव भाऊ है। ये मेन लीड कर रहे थे यहाँ पे। और मैंने पहले भी बताया, ये तो इस तरीके से गए थे जैसे पार्टी हो रही है ना। तो इतने सारे अपने बीवी बच्चों को लेकर जा रहे हैं, उधर अब्दाली आ रहे हैं ना, अलग टेंस का माहौल है, लेकिन सोच रहे थे नहीं हरा देंगे, क्योंकि मराठा अपनी पीक पावर पे थे उस टाइम पे। सोचो तो इनको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए एक तरह से। आप अर्जुन कपूर वाली मूवी देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे बटन को मुख्य खानी पड़ती है। थर्ड बैटल जो है 1761 में होता है, ये हार जाते हैं। यहाँ पे विश्वास राव की डेथ हो रही है, सदाशिव भाऊ की भी डेथ हो रही है। ऐसे में जो है जब ये न्यूज़ जो है आप देखो कि बालाजी बाजीराव को पता लगती है, तो उनकी एक सदमे के कारण जो है डेथ हो जाती है। तो मोटा-मोटा 6 महीने के अंदर उनकी भी डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। आप देखिए पहले बालाजी विश्वनाथ है, फिर बाजीराव वन है, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव है। अभी जो मैंने बताया ना, आपको इतने सारे बैटल इन्होंने लड़े हैं, तो यही है 1761 का टाइम इन्हीं का है। और आप देखो कि जो अब्दाली आया है वो 1761 में ही आया है। तो इस पूरे सिनेरियो में जिसमें मराठा अगले 20-25 साल तक जो अपना सर नहीं उठा पाया ना एक तरह से इस पूरे युद्ध के बाद, क्योंकि बहुत नुकसान इसने किया अब्दाली ने। तो ये जो है इसी टाइम का है, बालाजी बाजीराव के टाइम का है। ये बालाजी बाजीराव है। ठीक है, ये बाजीराव वन है, बालाजी बाजीराव है। तो आगे चल के जब हम देखते हैं तो इधर माधव राव और नारायण राव के बीच में झगड़ा हो रही है, कौन जो अगला पेशवा बनना चाहिए। फिर आगे चल के जब हम देखते हैं तो ये मोटा-मोटा ये तो आप देखो नारायण राव तो केवल 1 साल के लिए पेशवा बनने की डेथ हो जाती है। फिर आगे जो माधव राव बन जाते हैं, और इस तरफ से जो है रघुबा की पूरी लाइन चल रही है, रघुनाथ राव की रघुबा बोल देते हैं। तो ये जो है अंग्रेजों की मदद करेगी आगे चल के, है ना। तो इस तरीके से हम पूरा सिनेरियो देख रहे हैं। फिर सदाशिव राव और पेशवा के बेटे विश्वास राव वाला मैंने पूरी कहानी आपको बता ही दी है। ठीक है, और क्या है, हाँ, रघुनाथ राव बिकेम नेक्स्ट पेशवा बट वाज डिपोज्ड बाय नाना फडणवीस। मैंने बोला ना कि रघुनाथ राव कोशिश करते हैं अगला पेशवा बनने की, लेकिन नाना फडणवीस जो है उनको बनने ही नहीं दे रहे किसी भी तरीके से। अब वो बंदा तो बनेगा ना, वो तो कहेगा यहाँ पे बताओ 1 साल के बच्चे को बनाया जा रहा है वगैरह, मेरे को भी बना रहे, मैं बनूंगा, लेकिन उनको नहीं बनाया जा रहा है। अब मैंने वही आपको समझाया कि नीचे की जो नोबिलिटी है ना, नोबल्स का भी अपना अलग ही खेल चलता था। सिर्फ राजा का खेल नहीं चलता है, नोबल्स का भी खेल चल रहा होता था। तो इस तरीके से आप देखिए कि बाकी 11 अदर एडमिनिस्ट्रेटर थे और जो नाना फडणवीस थे, इन्होंने मिलकर रघुबा को एक तरह से बात का रास्ता दिखा दिया। अब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वो भाई साहब कहां जाके अपना पूरा उसने बैठ गया, अंग्रेजों के पास जाके बैठ गया। इस तरीके से हम पूरा उसका सीन देखने को मिलता है। इसमें टेढ़ा आ रहा है क्या, आधा आ रहा है क्या, एक सेकंड, अब शायद पूरा आ जाएगा, अब पूरा आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं 12 भाई का कॉन्स्पिरेसी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब होता है, 1775 से 1782 के बीच में होता है। रीजन इसका यही है कि पावर स्ट्रगल बिटवीन माधव राव एंड रघुनाथ राव। मैंने अभी आपको समझाया, ये वही कहानी है पूरी। एक टीम इधर बन गई, एक टीम इधर बन गई। रघुबा इधर है और इधर माधव राव और नारायण राव है, आपस में जो है टशन चल रहा है। ये बच्चे ही अभी इधर, आपको ये समझना है ना। तो इनका जो अपने चचा जान से जो है एक तरह से पूरा झड़प चल रही है, ये आपको समझना है। तो उस चक्कर में सारा का सारा खेल हो रहा है यहाँ पे, और यही कारण बनता है पावर स्ट्रगल का कि भैया किसी तरीके से एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है, क्योंकि रघुबा उनकी साइड है, अंग्रेजों की साइड है। ठीक है, अब जो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है वो 6 मार्च 1775 में होती है, जिसमें रघुनाथ एग्रीड कर जाता है टू सीड सल्तनत एंड बसीन फॉर टू द इंग्लिश। जो सल्तनत और बसीन पेशवाओं ने पहले जीत के रखा हुआ था, रघुबा रेडी हो जाता है कि भैया ये दोनों चीजें जो है मैं अंग्रेजों आपको दे दूंगा। एक तरह से यहाँ पे ट्रीटी कर रहा है। बट ये जो ट्रीटी आप देखो कि ये किससे कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ वाली गवर्नमेंट से, है ना, ब्रिटिशर्स की, बॉम्बे वाली गवर्नमेंट से। उधर जो बंगाली गवर्नमेंट बैठी हुई है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स अलग-अलग तरीके से काम करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बंगाल वाले अलग होते थे, और बंगाल वाले अलग होते थे, बॉम्बे वाले अलग होते थे। तो जो मेन होते थे वो बंगाल वाले माने जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि एक होती थी मैसूर में, ठीक है, तो 3 तरीके से चलती थी। तो यहाँ पे उन्होंने जो है बंगाल वालों ने एक तरह से इस चीज को जो है कैंसिल कर दिया, ये आपको समझना है। बंगाल वालों ने या फिर कलकत्ता वाले जो ब्रिटिशर्स की काउंसिल थी, उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं इस चीज को मानते, जबकि इधर बॉम्बे वाले जो है वो रघुबा को बना दिए हुए हैं। लेकिन उधर वाले जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे, नहीं जो आपका माधव राव है उसी को बने रहने दो। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे chaos मचा हुआ है, और एक ट्रीटी कैंसिल कर देता है कौन, कर्नल उपगन जो है इसको ट्रीटी को कैंसिल कर देता है। ऑन द अदर हैंड द बॉम्बे गवर्नमेंट डिनाइड दिस एंड रघुनाथ राव वाज ग्रांटेड असाइलम। तो वही मैं समझा रहा हूं कि जिधर जो बॉम्बे गवर्नमेंट बैठी हुई है अंग्रेजों की, ठीक है, ब्रिटिशर्स की, वो इस बात को नहीं मानती, कलकत्ता वालों की, ठीक है, कलकत्ता वालों की बात नहीं मानती है। तो वो क्या करती है, वो यहाँ पे रघुबा को असाइलम दे देती है। तो ये हो गई ट्रीटी ऑफ सूरत। अब इसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है फाइनली सारे केओस का। ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, ये होती है 17 मई 1782 के अंदर, जिसमें कि क्या होता है फाइनली स्टेटस ऑफ क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है कि जो जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रिटिशर्स जिन एरिया पे कंट्रोल करते थे वो वहां करेंगे, और मराठा जहां पे करते थे वो वहां पे करेंगे। और इसी के तरीके आप देखिए जो कंपनी है वो रिटेन कर रही थी कंट्रोल ऑफ सल्तनत एंड भरूच एंड एक्वायर्ड द कंट्री दैट मराठा यूज्ड टू हैदर अली ऑफ मैसूर एंड टेक टेरिटरीज इन कर्नाटक। अब यही कारण है देखो कि यहां से ब्रिटिशर्स पता नहीं कौन कौन से निशाने साध रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि टीपू सुल्तान का जो एरिया है नीचे उसमें मराठा किसी तरीके से हस्तक्षेप करें, और वहां जाके बेसिकली मराठा उस एरिया को अपडेट करें, और ये कुछ जो है अल्टीमेटली मराठा को अपडेट करने की सोचेंगे बाद में चल के। तो ये अलग गेम चल रही है, यानी टीपू सुल्तान को देखो हराने के लिए हैदराबाद की तरफ से पूरी बोली जा रही है शरण, और दूसरी तरफ जो मराठा को लाया जा रहा है। तो इस तरीके से
साथ देखेंगे टीपू सुल्तान को या हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों को जो है यही लोग मिलकर एक तरह से हरा रहे हैं। वही है कि सब लोग जो है आपस में लड़ भिड़ के अंग्रेजों का फायदा कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इंग्लिश लोग हैं जो माधवराव टू यानी कि जो नारायण राव का जो बेटा माधवराव टू उसको पेशवा बना देते हैं। तो इंग्लिश वाले लोग जो है इस तरीके से यानी हर कोई अपने बेनिफिट के लिए दूसरे के पास जाता है और उस बाहर के व्यक्ति को अपने घर के बैठने में जाता है और इस तरीके से जो है फिर बाहर का व्यक्ति फायदा उठाता है। वो दोनों तरफ से लड्डू खाता है वाली बात है। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो होता है वो 1803 से 1805 में होता है, जिसमें कि इसका रीजन यही है कि आफ्टर पेशवा माधवराव नारायण कमिटेड सुसाइड, जो कि माधवराव जो है पेशवा जो करे थे 1795 में वो सुसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे जो बाजीराव टू है जो कि बर्थलेस सन है रघुनाथ राव के, वो इतने निकम्मे हैं कि वो यहाँ पे पेशवा बन जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो इस टाइम पे नाना फडणवीस की भी डेथ हो रही है 1800 के आसपास में, तो ये पूरा फिर से वही ग्रह क्लेश जो है एक तरह से मच रखा है, जिसका कारण है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर फिर से छिड़ जाता है। यानी एक पार्टी जाती है अंग्रेजों के पास कि आओ भैया हम लड़ते हैं और वो अगर अपने ही लोगों पे है ना जिनसे वो राशि से लेना चाहते हैं उनका आक्रमण कर देते हैं। इस तरीके से यानी कि आपस में क्लेश करते रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर एक ये भी है कि सिंधिया और भोसले को कैसे हराया जाता है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए रख वैसे क्या बोलते हैं इसके बारे में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्या हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का डेट ऑफ तो 1817 से 1819 के बीच में ये होता है। रीजन क्या है कि मराठास राइजिंग डिजायर टू रिक्लेम देयर लोस्ट टेरिटरी एंड शेल्टर गिवन बाय मराठास टू पिंडारीज। आप देखोगे जो पिंडारीज होते थे वो एक तरह से जंगली लोग कबीले वाले हैं, वो क्या करते थे अलग अलग रेट्स डालते थे और किसकी हेल्प करते थे, मराठास की हेल्प करते थे, है ना। आप देखोगे जब वो मराठास की हेल्प करते थे, लेकिन इस टाइम पे मराठास का जो पूरा पावर है ऑलमोस्ट डिक्लाइन की तरफ है और कुछ खास आप कर नहीं सकते। मराठास एक तरह से नॉमिनल होकर रह गए, ब्रिटिशर्स के अधीन होकर रह गए, है ना। जहां आदिवासी शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की डिमांड कर रखी थी, जहां पे आपको पेशवाज ने तो लगभग खाली में बरोस के पूरा राज्य ही ब्रिटिशर्स को दे रखा है। तो अब आप देखोगे यहां चल के जो है कहीं पे भी हमें कोई पावरफुल रूलर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो पिंडारीज हैं उनका तो व्यवसाय ये था, वो मर्सिनरी के तौर पे यहां पे मराठास के साथ काम किया करते थे और हमले किया करते थे। अब भैया जब उनका रोजर सिंह है ना, सोचो इस चीज से उनको तो उसमें से शेयर दिया जाता था, मान लो कि वो कहीं से लूट पाट करके आए तो वो जैसे होता है ना कि लूट का खजाने जो है उसका 20% बादशाह को दिया जाता था, दिल्ली सल्तनत में देखते थे, ऐसे यहां पे चल रहा था ना। तो अब वो जो है वो बेचारे दुखी हैं, अंग्रेज लोग उनको पकड़ना चाह रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों को नुकसान कर रहे हैं। अब वो पिंडारी सोचेंगे कि भैया मराठा लोग जो हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन मराठा भी करेंगे इसके अंदर। तो वो फाइनली एक अटेम्प्ट मराठा देने की कोशिश करते हैं, समझ में आ गया था कि भैया ये अंग्रेजों के जाके हमने गलती करी है ना। जबकि आप देखोगे शिवाजी महाराज जो इनका मेन लीडर है वो इनको समझाते थे कि संभाजी महाराज समझाते थे कि समझना है, नीचे वालों ने तो देखिए क्या बुरा हाल किया वो आपके सामने, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी उसको तोड़ के रख दिया पूरा। तो वहां से हमें जो है समझना था कि आखिरी अटेम्प्ट होती है किसी तरीके से जो है मराठा साम्राज्य को रिवाइव किया जाए, हिंदवी साम्राज्य को रिवाइव किया जाए, लेकिन तब तक भैया आपके रिसोर्सेज आपकी डोर ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकल चुकी है, अब खेल नहीं आ सकता वापस वैसा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए कि जो एक रिपेंटेंट है बाजीराव टू, वो कोशिश करते लास्ट बीट है ना, आखिरी बीट का मतलब आखिरी कोशिश है ना 1817 में, और इकट्ठा करते सभी मराठा चीफ्स को, सभी मराठा सरदार को। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास हासिल नहीं होता है और अल्टीमेटली सारा भारत जो है वो लाल रंग में रंग जाता है, कुल मिला के अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखा कि एक इंसान जिसने बहुत तगड़ा साम्राज्य खड़ा किया है ना, मराठास का पूरा एक परचम फैला दिया था और सोचो कि एक हिंदू साम्राज्य खड़ा कर देता, लेकिन आगे चल के वही हमें टूटता हुआ नजर आ गया। अल्टीमेटली एक तरह से डिक्लाइन हो गया है ना, एक बार पीक पे गया और फिर डिक्लाइन। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं। रिवोल्ट एट द फॉलोइंग प्लेसेस अकर्ड ड्यूरिंग द मराठा रूलिंग छत्तीसगढ़, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन देखो आ रहे हैं आज की डेट में, तो आपको ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आए। एक मिनट, इन्होंने आगे नहीं दिया क्या, एक सेकंड, शायद टीम इसमें आगे क्वेश्चन देना भूल गई है, मैं ये आपको अलग से करवा दूंगा प्रोवाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अब ये जो किंगडम है अवध के बारे में उन्होंने बोला था, हालांकि ये इसके बारे में मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, अभी तो मैंने अंग्रेजों के बारे में बताया ही नहीं पूरा डिटेल में, टीम ने पता नहीं कहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया। हु अमंग द फॉलोइंग पेशवा वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब। तो नाना साहेब किसको बोला जाता है भाई साहब, तो वो बोला जाता है बालाजी बाजीराव को। और मैंने अभी आपको सारे जितने भी पेशवा थे मेन उनका जो मेन नाम भी बताया, थोरले के बारे में भी बताया ना, नाना साहेब के बारे में बताया, और जो आखिरी के हैं उनके साथ बारे में बताता हूं, ध्यान रखिएगा। आखिरी वाले पेशवा के बारे में जान लो आप, उनके बारे में जानना जरूरी है, नाना साहेब। ठीक है, तो बाजीराव टू के जो बेटे या डॉक्टर सन कह लीजिए वो है नाना साहेब। और आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो अपना वो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट चलाया था उसमें उन्होंने बोला था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होगा तो उसका पूरा राज्य वो अंग्रेज हड़प लेते थे। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो 57 की लड़ाई होती है उसमें नाना साहेब जो है वो पार्ट लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। और इवन खुद बाद में खत भी लिखेंगे अंग्रेजों को, मेरी पेंशन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट वो सब फालतू की बातें, अंग्रेज नहीं सुन रहे थे उस टाइम पे, नहीं सुन रहे थे, सिंपल सी बात है ना। तो अंग्रेजों ने अल्टीमेटली जो पूरा मराठा एम्पायर यहाँ पे खत्म कर दिया था और पेशवा तो देखिए सब नाम के ही रहे थे बाद में। तो वही मैंने आपको बताया आखिरी पेशवा के बारे में भी नाना साहेब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये नाना साहेब एक तरह से अगर आप बोले तो एक तरह से नाना साहेब 2 हो जाएंगे। ठीक है, नाना साहेब 1 मत कंसीडर कर लेना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर दोगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ नाना साहेब या नाना साहेब 1 की बात हो रही है, तो ये जो है बालाजी बाजीराव को बोलेंगे, जबकि वो जो आखिरी वाले हैं वो नाना साहेब 2 टाइप हो गए, एक तरह से ये आप समझ लेना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वर द मराठास मेजर चैलेंज टू सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल्स। तो ये किसके अंडर ऐसा हो रहा था, तो औरंगजेब के अंडर सारा खेल हो रहा था ना। अभी के औरंगजेब के टाइम पे तो एकदम से मराठा साम्राज्य बन रहा है, शिवाजी महाराज जी के तो कंटेम्परेरी है। अष्टप्रधान ऑफ छत्रपति शिवाजी कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर वाज कॉल्ड एज, तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोला जाता था, उनको अमात्य बोला जाता था। याद ही तो मैं बता के आया हूं आपको। 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब 25% का टैक्स जो लेते थे उसको क्या बोलते थे, चौथ बोलते थे उसको। ठीक है, चौथ बोलते थे। और सरदेशमुखी क्या होता था, एक्स्ट्रा 10%, एक्स्ट्रा 10%। ठीक है, वो सरदेशमुखी जो है चौथ से भी ऊपर 10% एक्स्ट्रा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रीटी ऑफ सालबाय साइंड। तो अब आप देखिए कि ये जो हुए 1782 में, आज ही मैं बता के आ रहा हूं आपको सारी ट्रीटीज के बारे में, है ना। एक सेकंड रुकिए, कहां की ट्रीटी में वापस लेके चलता हूं आपको ट्रीटी के अंदर भी। कहां पड़ा है ये रही। ठीक है, 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाय। तो इसलिए मैंने सीधी-सीधी आपको मेन चीजें बता दी जो पेपर में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। तो लास्ट पेशवा कौन रहे हैं आपके भाई साहब, तो देखो लास्ट पेशवा बेसिकली बाजीराव 2 रहे हैं। उसके बाद नाना साहिब जो है उनके एक तरह से नाना साहिब जो है, नाना साहिब 2 कह लो, वो एडॉप्टेड सन है एक तरह से। उनको तो पेशवा मानने से ही ब्रिटिश मना कर दिया। मैंने बोला ना डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट की वजह से बाजीराव 2 जो है अपने चाहे एडॉप्टेड सन है वो उसको पेशवा नहीं बना सकते, अगर जेन्युइन सन होता तो बना सकते थे। तो ये वो वाली कहानी है, इसलिए आप नाना साहिब 2 को पेशवा नहीं बोल सकते हैं अगर ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चले तो। ठीक है दोस्तों, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड बिटवीन शिवाजी महाराज एंड जय सिंह। तो ये जो हुआ आपका 1665 के अंदर ट्रीटी साइन हुई है ना, ये तो हमने बताया था। और 1666 में वो एस्केप प्लान हुआ है शिवाजी महाराज का, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था आज। हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर के फाउंडर जो शिवाजी महाराज माने जाएंगे। कभी भी अगर जो इनके फादर है शाहजी उनका नाम मत लेना, वैसे भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये फाउंड किया है। इन विच ईयर शिवाजी महाराज वाज क्राउन्ड एज द छत्रपति। तो ये मैंने जो बताया भी आपको है ना, 1674 में जो है ये इनका राज्याभिषेक होता है, कोरोनेशन होता है। ये आज मैंने बताया भी आपको कोरोनेशन है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको कंप्लीट मराठा एम्पायर की मेजर पॉइंट बता दी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, यानी एसएससी और रेलवे के लिए यही पॉइंट जरूरी है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीजें तो मैंने इस किताब में जो है अपनी किताब में लिखी हुई है ना।